एपिसोड 81 to 105 ब्रेकफास्ट करके दीवार, रोनी और प्रिया साथ में ऑफिस जाते हैं। शशांक अपनी बाइक से अकेले झूमते हुए जाता है। सभी ऑफिस पहुंचते हैं तो सारे एम्प्लॉय दीवार और रोनी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जवाब में बस दोनों हल्का सा स्माइल कर देते हैं। रोनी प्रिया को उसका कैबिन दिखा दो। दीवार अपने कैबिन में जाते हुए कहता है, प्रिया आप मेरे साथ आइए। रोनी प्रिया को अपने साथ ले जाता है। रोनी प्रिया को उसमें कैबिन दिखाकर चला जाता है। शशांक से कोई मतलब ही नहीं था तो वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लगता है। प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है तो वो तुरंत दीवार के कैबिन में जाती है। प्रिया जाकर दरवाजा नॉक करती है। कम इन, अंदर से आवाज आती है। प्रिया दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। दीवार अपने काम में लगा हुआ था। प्रिया जाकर टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। जब सामने से कोई आवाज नहीं आती है तो दीवार नजरें उठाकर सामने देखता है जहां प्रिया खड़ी थी। क्या हुआ जीजू, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? काम ठीक है, मैं शशांक को भेजता हूं, वो आपको समझा देगा कि आपको करना क्या है। प्रिया बस हाँ में सिर हिला देती है। हाँ, एक और बात, क्या ये ऑफिस है, घर नहीं तो कॉल मी सर ना कि जीजू, दीवार हंसते हुए कहता है। सॉरी सर। प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। प्रिया दीवार से जाने का इजाजत लेकर वहां से चली जाती है। दीवार शशांक को फोन करके प्रिया के कैबिन में जाकर उसे सब कुछ समझाने का ऑर्डर देता है। शशांक का मुंह बन गया था। वो बेमन से प्रिया के कैबिन में जाता है। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? शशांक रूखे स्वर में बोलता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, प्रिया धीरे से बोलती है। जब कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है तो यहां चली क्यों ना आए, मुंह उठाकर शशांक चिढ़ते हुए कहता है। प्रिया कुछ नहीं बोलती है, वो बस शशांक को देख रही थी जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। शशांक जल्दी जल्दी बताकर वहां से चला जाता है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। शशांक के जाने के बाद प्रिया अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। भाभी हम दोनों घर पर अकेले क्या करें, दिया आर्या के गले में बाह डालकर झूलते हुए कहती है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आर्या भी मुंह लटकाते हुए कहती है। भाभी क्यों ना हम दोनों बाहर घूमने चलें, हाँ ये सही रहेगा। आर्या जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके दिया के साथ बाहर जाने में लिए तैयार हो जाती है। दोनों पार्क में जाती है जहां पर बहुत सारे लोग थे। आर्या दिया का हाथ पकड़कर अंदर जाती है। उन दोनों के पीछे ही ढेर सारे गार्ड्स थे जो उन दोनों को कवर किए हुए थे। पार्क में मौजूद सभी लोग उन्हीं दोनों को देखने लगते हैं। भाभी ये लोग हमें क्यों देख रहे हैं, दिया उन सभी तरफ देखते हुए कहती है। इन गार्ड्स की वजह से आर्या उन सभी नजरों को इग्नोर करते हुए कहती है। जरूर भाई ने ही कहा होगा इन सब हमारे पीछे आने के लिए, दिया गुस्साते हुए कहती है। दिया आपको पता है ना आपके भाई कैसे हैं। आर्या और दिया दोनों जाकर एक साइड ब्रांच पर बैठ जाती है। दोनों बैठकर बातें करने लगती है और गार्ड्स उनके आगे पीछे खड़े थे। दिया आइसक्रीम खाना है? हाँ भाभी, दिया चहकते हुए कहती है। तो फिर चलो। आर्या दिया के साथ आइसक्रीम पार्लर जाती है। दोनों ही अपने पसंद की आइसक्रीम लेकर मौज से खाने लगती है। दोनों साथ में घूम फिर कर घर चली जाती है। उन दोनों के घर पहुंचते ही गार्ड दीवार को फोन करके बता देता है कि दोनों सही सलाम आ गई है। शाम को सभी मेंशन आते हैं। आर्या सबके लिए कॉफी बनाती है। प्रिया दी कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन, दिया प्रिया के पास बैठते हुए कहती है। ठीक था, प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है। सभी कॉफी पीते हैं। प्रिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। एक हफ्ता बीत गया और प्रिया ने भी सीख लिया कि उसे काम कैसे करना है। शाम को सभी एक साथ बैठे हुए थे। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, दिया दीवार के पास जाते हुए कहती है। हाँ कहो, क्या बात करनी है भाई? मैं अपनी आगे की स्टडी पूरी करना चाहती हूँ, दिया डरते हुए धीरे से कहती है। ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, दीवार मुस्कुराते हुए कहता है। सच्ची भाई, दिया खुश होते हुए कहती है। हाँ मैं आज तुमसे इसी बारे में बात करने वाला था, उससे पहले तुम्हें ही बोल दिया। लव यू भाई, दिया दीवार के गले लगते हुए कहती है। लव यू टू बच्चे। कल तैयार रहना। किस लिए? एडमिशन नहीं करवाना है कल कॉलेज जाकर? ठीक है भाई, मैं तैयार रहूंगी और सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार रखूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों वो सब मैंने पहले ही जमा करवा दिया है। बस कल तुम्हें चलकर एडमिशन करवाना है अपना, साथ में अपना नया कॉलेज भी देख लेना। दीवार दिया का सिर सहलाते हुए कहता है। आपने सब पहले ही जमा करवा दिया है भाई? हाँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगी। क्या भाई आप भी ना? दिया मुंह फुलाते हुए कहती है। दिया मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, मुझे पता है भाई, दिया अपने चमकते दांत दिखाते हुए कहती है। दी जीजू मुझे भी आप दोनों से बात करनी है, प्रिया आर्या और दीवार की तरफ देखते हुए कहती है। रहने दो, मुझे पता है तुम वापस घर जाने की बात करोगी। आर्या प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ती है। सच में प्रिया तुम जाना चाहती हो? रोनी प्रिया से कहता है।
प्रिया बस हाँ में सिर हिला देती है। ठीक है, कल आपको शशांक घर छोड़े देगा, दीवार्थ ने कहा। सच में प्रिया दी आप जाना चाहती है? दिया प्रिया के पास जाते हुए कहती है। हाँ, बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए, आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है तो फिर क्यों जाना चाहती है आप? दिया, ये दी का ससुराल है, मैं यहाँ पर ज्यादा दिन रुक नहीं सकती है, वैसे भी शिखा दी के साथ कभी कभी मिलने आऊंगा। प्रॉमिस करिए आप आएंगी मुझसे मिलने? दिया अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है। प्रॉमिस करती है प्रिया दिया के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। तुम मत आना कभी मुझसे मिलने, ना आऊंगी दी भाभी के साथ, दिया क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है। आर्या को अंदर से अजीब लग रहा था, अंदर से वीकनेस महसूस हो रही थी, पर उसने दीवार्थ को नहीं बताया कि उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है। प्रिया दिया को अपने साथ लेकर जाती है अपनी पैकिंग में मदद के लिए। कमिश्नर, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना तो याद रखना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, मिसेस खन्ना फोन पर चिल्लाते हुए कहते हैं। मिस्टर खन्ना अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मान मर चुका है और वहीं ही काली था। जबकि उन्होंने दिया से भी सब कुछ पूछा तो उसने 2 साल पहले की बात बता दी कि उसे कैसे पता चला था कि मान ही काली है। दिया के बताने पर मिसेस खन्ना को छोड़कर बाकी सभी विश्वास कर लेते हैं। मान के मरने का पार्थिव और मिसेस खन्ना को कोई गम नहीं था। शानी तो वैसे ही मान को बहुत कम जानती थी तो उसे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पार्थिव अभी भी अपनी मां से नाराज था। सभी एक ही घर में रहते थे पर पार्थिव और शानी दोनों ही मिसेस और मिस्टर खन्ना से बात नहीं करते थे। देखिए मिस्टर खन्ना, आपका बेटा बहुत घटिया था जिसके काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने है, तो बेहतर यही होगा कि आप दोबारा मुझे फोन करके परेशान मत करिएगा वरना आपको रेप केस में अंदर कर दूंगा। कमिश्नर गुस्से में बोलकर फोन कट कर देता है। मेरा पैसा और रुतबा क्या गया? सभी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मिस्टर खन्ना वहीं सोफे पर बैठते हुए कहते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, पार्थिव मिस्टर खन्ना को देखकर गुस्से में कहता है। ये पार्थिव जुबान को लगाम दे, समझा? मिस्टर खन्ना गुस्से में पार्थिव पर चिल्लाते हुए कहता है। क्यों सही बात पर चिल्ला रहे हैं आप? मिसेस खन्ना ने कहा। तेरी जुबान भी बहुत चलने लगी है आजकल, मिस्टर खन्ना ने रेणु जी को घूर कर देखते हुए कहा। आपके भी कारनामे मुझे पता है, जो ऑफिस में गरीब मासूम लड़कियों के साथ जबरदस्ती छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है और आपको ये सब करने में नहीं आई। पिता की उम्र के थे आप, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते, पार्थिव भड़कते हुए कहता है। क्या बकवास कर रहा है तू? मिस्टर खन्ना अनजान बनते हुए कहते हैं। बेहतर यही है कि आज ये अनजान बनने का नाटक नहीं करे तो अच्छा है। पार्थिव तू कुछ भी बकवास करेगा और मैं मान लूंगा। मैं बकवास कहाँ कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई है आपको चाचा जी, पार्थिव ने कहा। कैसी सच्चाई? शानी पार्थिव की तरफ देखते हुए पूछती है। उन्हें जॉब देने के बदले उनके साथ एक रात बिताने की कीमत लगाता था ये आदमी। शानी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए मिस्टर खन्ना को देखने लगती है। मिस्टर खन्ना हैरान परेशान से पार्थिव को देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात पार्थिव को कैसे पता चली। तू झूठ बोल रहा है, मिस्टर खन्ना पार्थिव को गलत साबित करते हुए कहते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो लड़कियां भी झूठ बोल रही होंगी, है ना? आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, मिस्टर खन्ना अकड़ते हुए बोलते हैं। अपनी ये अकड़ कहीं और दिखाइएगा, नहीं तो मुझे अच्छे से तोड़ना आता है। अकड़ के साथ साथ आपकी हड्डियां भी टूट जाएंगी, तो बेहतर यही है कि ये अकड़ दिखाना बंद करिए। पार्थिव गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे ही शानी साथ को लेकर जाती है। शेखावत मैनसन सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। आर्या से खाया नहीं जा रहा था, फिर भी वो जबरदस्ती खा रही थी। प्रिया चोर नजरों से शशांक को देख रही थी, जो खाते वक्त भी मुस्कुराते हुए फोन चला रहा था। शशांक फोन साइड में रखकर पहले खाना खा लो, दीवार्थ ने शशांक को टोका, जो कब से शशांक को ही देख रहा था। शशांक हड़बड़ा जाता है। सॉरी भाई। शशांक तुरंत फोन साइड में रखकर खाने पर फोकस करने लगता है, पर आदत से मजबूर उसकी नजर बार बार फोन पर ही जा रही थी। शशांक अपना फोन मुझे दो, दीवार्थ ने कहा। भाई आप मेरे फोन का क्या करेंगे? शशांक हंसते हुए कहता है, पर वहीं बेचारा जनता था कि उसकी धड़कनें कितनी तेज चल रही है। खाना खाने के बाद वापस ले लेना, अब जाने भी दीजिए ना। क्यों परेशान कर रहे हैं देवर जी को? आर्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है। आर्या तुम ठीक तो हो ना? दीवार्थ खाना छोड़कर आर्या को चेक करने लगता है। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें चेक कर रहा हूं कि कहीं तुम्हारा तबीयत खराब तो नहीं है ना? दीवार्थ आर्या का माथा छूते हुए कहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आर्या दीवार्थ का हाथ हटाते हुए कहती है। आर्या क्या हुआ है, अजीब बिहेव कर रही हो? दीवार्थ भौहें सिकोड़ते हुए कहता है। नहीं तो आर्या तुम जाकर कमरे में आराम करो। दीवार्थ आर्या को उठाकर कमरे में ले जाता है। खाना तो खा लेने दीजिए, आर्या ने कहा, पर दीवार्थ आर्या को जबरदस्ती लेकर जाता है। सभी खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं। दीवार्थ आर्या को बाहों में लेकर सुलाने की कोशिश कर रहा था। आर्या तुम चिढ़ क्यों रही हो? मुझे नहीं पता, आर्या मुंह बनाते हुए कहती है। दीवार्थ आगे बढ़कर आर्या के होठों को अपने होठों से कैद कर देता है। आर्या की पकड़ दीवार्थ की बाहों पर कस जाती है।
कुछ देर बाद आर्या की सांसें फूलने लगती है तो दीवार उसके होठों को आजाद कर देता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें भरते हैं। प्रिया बालकनी में अकेली बैठी हुई थी। उसका मन नहीं था जाने का, पर शशांक की बातों से वो हट हो रही थी, इसीलिए वो अब यहां से जाना चाहती थी, वापस अपने घर। जा रही हूं शशांक, शायद अब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रिया तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है। दिया भी कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसके दिमाग पर मान हावी हो रहा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद भी जब मान की यादें दिया के दिमाग से नहीं जाती है तो दिया तुरंत अपना फोन लेकर चलाने लगती है। मान की चीखें उस घर में गुंज रही थी। शेरा उसके जख्मों पर मिर्च और नमक लगा रहा था, जिसकी जलन मान सह नहीं पा रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मान चीखते हुए कहता है। वहां पर जितने भी लोग थे सब बेदर्द थे, जिनको उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस चुपचाप मान की चीखें सुन रहे थे। चुप हो जा, कितना चिल्लाता है तू। शेरा मान के गालों पर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मान की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी थी। चलो अब सो जाते हैं, आज का कोटा पूरा हुआ, शेरा अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है। सभी सोने चले जाते हैं। शेरा मान के पास ही सोता है, बिस्तर पर मस्त पसर के। मान के शरीर पर 1000 चोटों के निशान थे। मान दर्द से कराह रहा था, पर कोई सुनने वाला ही नहीं था उसका दर्द। मान को दिया की याद आती है। जब मान को हल्की सी चोट लगती थी तो दिया परेशान हो जाती थी, उसके आंखों से आंसू बहने लगते थे। काश मैंने तुम्हारी कद्र की होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता, मान रोते हुए कहता है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दिया प्लीज मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलवाओ। अगली सुबह प्रिया घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। शशांक बाहर उसका वेट कर रहा था। प्रिया अपना बैग लेकर नीचे आती है, जहां सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। दिया का मुंह लटका हुआ था। दिया ऐसे मुंह मत लटकाओ, मैं आती रहूंगी तुमसे और दी से मिलने के लिए, प्रिया दिया को समझाते हुए कहती है। प्रिया सभी से मिलती कर बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। शशांक बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा देता है। दीवार्थ और रोनी दिया को लेकर कॉलेज चले जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों शांत ही रहते हैं। प्रिया खिड़की के बाहर देख रही थी और शशांक सामने की तरफ। कुछ देर बाद दोनों प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। प्रिया अपना बैग पीछे डिग्गी से बाहर निकालती है। उसके बैग निकालते ही शशांक तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वो एक बार भी पटल कर प्रिया को देखता भी नहीं है। प्रिया शशांक को ही देखती रहती है। प्रिया अपना बैग लेकर घर के अंदर चली जाती है। दीवार्थ इस वक्त प्रिंसिपल के कैबिन में बैठा हुआ था। दीवार्थ सर, हमने दिया का एडमिशन कर दिया है। दिया चाहे तो आज ही क्लास कर सकती है, प्रिंसिपल सर ने कहा। नहीं सर, आज नहीं, कल से दिया क्लास करेगी, दीवार्थ हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है। जैसा आपको अच्छा लगे। दीवार्थ दिया को लेकर घर चला जाता है और रोनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। आर्या हॉल में अकेली मायूस होकर बैठी हुई थी। उसे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था, ऊपर से उसको मिचली जैसा भी महसूस हो रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये भी घर पर नहीं है, आर्या परेशान होते हुए कहती है। आर्या तुरंत दीवार्थ को कॉल लगाती है। 2 ही रिंग में दीवार्थ फोन रिसीव कर लेता है। आप अभी कहाँ है? रास्ते में हूँ, दिया को लेकर घर आ रहा हूँ, दीवार्थ ने कहा। जल्दी से आ जाइए ना, तबीयत सही नहीं लग रही है मेरी। आर्या तुम ठीक हो ना? दीवार्थ परेशान होते हुए कहता है। हाँ, आर्या धीरे से बोलती है। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही घर आता हूँ। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ जी। मालिक ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। आर्या हॉल में ही सोफे पर बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। आज मैरी नहीं थी, वो अपने घर गई थी अपने परिवार से मिलने के लिए। प्रिया, आर्या ने तुझे कितने महंगे कपड़े दिए हैं? सरला जी प्रिया के कपड़े देखते हुए कहती है। माँ, ये क्या तरीका है? प्रिया सरला जी पर गुस्सा करते हुए कहती है। अरे तेरे कपड़े देख रही हूँ जो आर्या ने दिए हैं तुझे। माँ, दी ने आपके लिए और पापा के लिए भी गिफ्ट्स दिए हैं। हाँ तो जल्दी देना, देर क्यों कर रही है? सरला जी की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। प्रिया जल्दी से कई सारे शॉपर सरला जी की तरफ बढ़ा देती है तो सरला जी प्रिया के हाथ से शॉपर छीन लेती है। ड्राइवर गाड़ी जैसे ही रोकता है, दीवार तुरंत उतरकर दौड़ते हुए अंदर जाता है। उसके पीछे दौड़ते हुए ही दिया जाती है। दीवार हॉल में जाता है तो उसे आर्या दिखती है जो बेहोश पड़ी हुई थी। आर्या, दीवार्थ तुरंत आर्या की तरफ जाता है। आर्या, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, दीवार्थ आर्या के गालों को थपथपाते हुए कहता है। दिया भी उन्हीं दोनों के पास आ जाती है। दिया, तुरंत डॉक्टर अंकल को कॉल करो। जी भाई। दिया तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है। दीवार्थ तुरंत आर्या को गोद में उठाकर ऊपर अपने कमरे में ले जाता है। दीवार्थ आर्या को बिस्तर पर लिटाकर खुद भी उसके सिरहाने बैठ जाता है। आधे घंटे बाद दिया दीवार्थ के कमरे में आती है। उसके बगल में ही एक अधेड़ उम्र के आदमी थे जिन्होंने सफेद कोट पहन रही थी। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो डॉक्टर है। क्या हुआ? दीवार्थ बहू को वो आदमी कमरे में आते से ही कहते हैं। अंकल। दीवार्थ तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। रिलैक्स दीवार्थ बहू, बिल्कुल ठीक होंगी।
दीवार्थ कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप खड़े होकर आर्या को चेहरे को निहार रहा था। आर्या का चेकअप करते समय डॉक्टर अंकल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अंकल आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, दिया डॉक्टर को देखते हुए कहती है। दिया बेटे मुस्कुराने वाली बात है तो मुस्कुराओ नहीं। ऐसी क्या बात है अंकल, दीवार्थ परेशान होते हुए कहता है। दीवार्थ मिठाई खिलाओ मुझे, मैं दादा बनने वाला हूं, डॉक्टर अंकल हंसते हुए कहते हैं। अंकल मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर अंकल जाकर दीवार्थ का कान पकड़ लेते हैं। छोटा दीवार्थ या छोटी आर्या आने वाली है, दीवार्थ हैरान होकर डॉक्टर अंकल के चेहरा देखने लगता है। मुबारक मेरे बच्चे बाप बनने वाले हो, डॉक्टर अंकल दीवार्थ के गले लगते हुए कहते हैं। दीवार्थ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो सुन रहा है वो हकीकत है या बस उसका वहम। अंकल सच में मैं पापा बनने वाला हूं, दीवार्थ की आवाज बोलते वक्त कांप रही थी। हाँ मेरे बच्चे, जो तुमने सुना है वो सच है, ना कि कोई वहम, डॉक्टर अंकल दीवार्थ की पीठ सहलाते हुए कहते हैं। दीवार्थ के लब जहां मुस्कुरा रहे थे तो वहीं आंखें बरस रही थी। ऐसे खुशी के मौके पर रोते नहीं है दीवार्थ, डॉक्टर अंकल दीवार्थ को समझाते हैं। अंकल काश आज मम्मी पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। अब उनकी गोद में उनके दीवार्थ का बच्चा खेलता। दीवार्थ कुछ चंद शब्द बोलते हुए कितना रोया वो वहीं जनता था। दिया भी दीवार्थ को रोता देखकर रो पड़ती है। दीवार्थ पहले रोना बंद करो, देखो दिया भी रो रही है। उसे अभी सिर्फ खुशी के माहौल में रहना है, ऐसे रोकर माहौल को गमसदा मत बनाओ। दीवार्थ तुरंत अपने आंसू साफ करके दिया के पास जाकर उसके आंसू साफ करता है। दिया मैं बहुत खुश हूं आप दोनों के लिए, दिया मुस्कुराते हुए कहती है। दीवार्थ अब मैं चलता हूं, मुझे क्लिनिक भी जाना है, वहां पर मेरे पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे। बहू का इस वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखा होगा तुम्हें, उसका टाइम टाइम पर चेकअप भी करवाते रहना। जी अंकल, दीवार्थ डॉक्टर अंकल को बाहर तक छोड़कर वापस अपने कमरे में आ जाता है। आर्या अभी भी बेहोश थी। दीवार्थ आर्या के पास बैठकर ही उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसे शशांक के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं, फिर वो अच्छे हो या बुरे। पुरानी बातें याद करके प्रिया के लब मुस्कुरा उठते हैं, तुरंत वो स्माइल गायब भी हो जाती है और आंखें नम हो जाती है। शशांक का मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो किसी बात से परेशान है। शशांक लिखते लिखते रुक जाता है। पेन को टेबल पर पटक कर वो उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हो, नहीं देखनी है तुम्हारी शक्ल तो फिर क्यों ना रही हो सामने मेरे, शशांक गुस्से में हाथ खिड़की पर मारते हुए कहता है। आर्या को जब होश आता है तो वो उठकर बैठने लगती है। आर्या तुम आराम करो, क्यों उठ रही हो, दीवार्थ वापस से आर्या को बिस्तर पर लिटाते हुए कहती है। मैं ठीक हूं, बिल्कुल भी नहीं, अब से तुम सिर्फ आराम करोगी। घर का सारा काम आज से बंद, तुम बस अब से और आज अभी से सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। दीवार्थ आर्या को डांटते हुए मगर प्यार से समझाता है। क्यों अब से तुम अकेली नहीं हो, मेरा बच्चा भी है, दीवार्थ आर्या के पेट पर हाथ रखते हुए कहता है। आर्या एकटक दीवार्थ का चेहरा देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। आर्या का हाथ भी खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है। थैंक्स मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सच में आप मैं मम्मी पापा बनने वाले हैं ना, आर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्या ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है बल्कि खुशियां मनाने का है। आर्या बस हाँ में सिर हिला देती है। भाई भाभी के लिए खाना दिया कमरे में खाना लेकर आती है। खाना किस लिए मंगवाया है आपने, सभी लोग यही बैठकर खाना खाएंगे, तुम्हें अकेले के लिए नहीं मंगवाया है जो इतना परेशान हो रही हो। खाना देखकर ही वॉमिट सा महसूस हो रहा है, आर्या खाना देखकर मुंह बनाते हुए कहती है। भाभी मुंह मत बनाइए, आप जो भी खाएंगी वो सब बेबी के पेट में जाएगा। दिया आप दोनों खाना खा लीजिए, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, आर्या बारी बारी से दोनों की तरफ देखते हुए कहती है। तो दोनों ही घूर के उसकी तरफ देखते हैं। आप दोनों मुझे घूर क्यों रहे हैं, आर्या क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है। उसे देखकर दीवार्थ और दिया की हंसी छूट जाती है। आर्या बस थोड़ा सा खा लो। तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। शाम को शशांक और रोनी घर आते हैं। दीवार्थ उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, दीवार्थ बड़ा खुश नजर आ रहा है, रोनी दीवार्थ के पास बैठते हुए कहता है। अब खुश होने वाली बात है तो खुश ही न रहूंगा। ऐसी क्या बात है भाई, मुझे भी तो बताइए, शशांक चहकते हुए कहता है। सच में मैं आज बहुत खुश हूं, अब बताएगा भी क्या बात है, रोनी चिढ़ते हुए कहता है। वहीं पर दिया और आर्या भी बैठी हुई थी। दोनों ही मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। तू भड़क क्यों रहा है, बता रहा हूं ना, हाँ चल अब जल्दी बता। तुम और शशांक चाचा बनने वाले हो, दीवार्थ हंसते हुए कहता है। सच दोनों एक साथ बोलते हैं तो दीवार्थ हाँ में सिर हिला देता है। दोनों जाकर दीवार्थ के गले लग जाते हैं। दीवार्थ मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं, मैं भी बहुत खुश हूं भाई। मैं भी बहुत खुश हूं कि हमारे घर में बच्चे की किलकारी गुजेंगी। सभी कुछ देर बैठकर हंसी मजाक करते हैं।
आर्या ने शिखा और प्रिया को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो वो दोनों खुशी से उछल पड़ती है। आर्या, मैं कल सुबह ही तुझसे और बेबी से मिलने आऊंगी, शिखा खुशी के मारे कमरे में चहलकदमी करते हुए कहती है। हाँ ठीक है, मैं कल तेरा इंतजार करूंगी, आर्या फ्रूट्स खाते हुए कहती है। दी, मैं कल नहीं कुछ दिन बाद आऊंगी, प्लीज आप नाराज मत होना। कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन करे तब तुम आना। तीनों एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस पर बात कर रही थी। कुछ देर बात करने के बाद आर्या फोन कट कर देती है। रात को डिनर करके सभी आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह, आर्या अपना ख्याल रखना, तुम्हें जो भी चाहिए मैरी से मंगवा लेना, ना कि खुद जाकर ले लूं, दीवार आर्या को सख्त हिदायत देते हुए कहता है। आर्या बस हाँ में सिर हिला देती है। अब चलो नीचे नाश्ता कर लो। दीवार आर्या को लेकर नीचे आता है। दिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। सभी बैठकर एक साथ नाश्ता करते हैं। रोनी और शशांक ऑफिस चले जाते हैं और दीवार दिया को कॉलेज छोड़ने जाता है। शिखा सुबह आर्या से मिलने नहीं आ पाती है तो वो शाम का प्लान बनाती है। प्रिया कैबिन में बैठी हुई अपना काम कर रही थी। कोई बाहर से दरवाजा नॉक करता है। कम इन दरवाजा खुलने के साथ साथ बंद होने की आवाज आती है। कोई आकर उसके टेबल के सामने खड़ा हो जाता है। प्रिया का सारा ध्यान इस वक्त उसके काम में था तो वो एक बार भी सामने की तरफ नहीं देखती है। तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है, सामने खड़े शख्स ने कहा। प्रिया तुरंत नजर उठाकर सामने देखती है। शशांक कहते हुए प्रिया तुरंत चेयर पर से उठकर खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? शशांक सीधे पॉइंट की बात पर आता है। शशांक, मैं यहाँ जॉब करती हूँ तो आऊंगी ही ना। तुम भाई को मना भी तो कर सकती थी ना उस दिन, शशांक टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है। शशांक, लग जाएगी हाथ में, प्रिया शशांक की फिक्र करते हुए बोलती है। ओ, इतनी फिक्र होने लगी मेरी तुम्हें? शशांक तंज मारते हुए बोलता है। चलो ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? शशांक दोबारा से ट्रैक पर आते हुए कहता है। तुम्हारे लिए, प्रिया इस बार सीधा सा जवाब देती है। पूछ सकता हूँ क्यों? शशांक अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहता है। शशांक, तुम ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आए हूँ? प्रिया हैरान होते हुए कहती है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शशांक, तुम तो सब जानते हो ना, फिर क्यों ऐसा सवाल कर रहे हो? प्रिया शशांक के पास जाते हुए कहती है। जहां हो वहीं खड़ी होकर बात करो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। शशांक प्रिया की हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है। प्रिया जहां थी वहीं पर रुक जाती है। प्रिया की आंखें आंसू से भर जाती है शशांक के इस तरह हाथ दिखाने की वजह से। अब चलो बोलना शुरू करो। शशि, इस नाम से दोबारा मत बुलाना मुझे, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। शशांक गुस्से में प्रिया को घूरते हुए कहता है। मैं तो हमेशा तुम्हें इसी नाम से बुलाती थी, तो फिर आज क्यों नहीं? मर गया तुम्हारा शशि, मैं शशांक शेखावत हूं। शशांक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है। तुम हमारा प्यार तक भूल गए? प्रिया रोते हुए कहती है। किस प्यार की बात कर रही हो तुम, जिसे तुमने खुद खत्म किया था? उस प्यार की बात कर रही हो तो मिस प्रिया, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है कि मैं उस प्यार को याद रखूंगा। जब तुम्हें हमारा प्यार याद नहीं है तो मैं क्यों याद हूं तुम्हें? प्रिया रोते हुए कहती है। क्योंकि ये वही चेहरा है जिसे मैंने टूटकर चाहा था और उसने मुझे बस एक गलतफहमी की वजह से ठुकरा कर अंदर से पूरी तरह तोड़कर चली गई थी। शशांक की आंखों में उसका दर्द झलकने लगता है। शशि, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिया अपने कदम शशांक की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। प्रिया, जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। इस बार शशांक की आवाज थोड़ी तेज थी। शशांक को इतने गुस्से में देखकर प्रिया के कदम जहां थे वहीं पर रुक जाते हैं। हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, तो ये बार बार मेरी फिक्र करना या मेरे पास आना बंद करो। शशांक अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है। शशांक, प्लीज एक मौका, मैं मानती हूं कि सारी मेरी गलती है, मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। शशि प्लीज, प्रिया हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठते हुए कहती है। मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, पर तुमने क्या किया था उस वक्त मेरे साथ? शशांक की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। तुमसे एक विनती है प्रिया, प्लीज वापस मेरी जिंदगी में मत आना। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि तुम दोबारा आकर मुझे वही दर्द दो जिसे मैं अब सह नहीं पाऊंगा। शशांक अपने हाथ जोड़कर कहता है। शशि प्लीज ऐसा मत कहो, आई होप तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। मैं अब चलता हूं, मुझे अभी बहुत काम करना है। शशांक बिना रुके तुरंत वहां से चला जाता है। शशि प्लीज ऐसा मत करो, प्रिया वैसे बैठे हुए रोकर कहती है, पर शशांक वहां था ही नहीं सुनने के लिए। शशांक जाकर अपने कैबिन में बैठकर काम करने लगता है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अभी गुस्से में था। शशांक नॉर्मल होकर अपना काम करने लगता है। प्रिया वैसे ही बैठकर बिलख बिलख कर रोती है। दिया का आज पहला दिन था कॉलेज में। दिया अपने क्लास में अकेली डेस्क पर बैठी हुई थी। बाकी के स्टूडेंट्स अपने में बिजी थे। तभी वहां पर प्रोफेसर अरोड़ा आते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उन्हें देखकर सारे स्टूडेंट्स चुप होकर सीधे बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर, सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं। आज हमारे बीच एक और स्टूडेंट आए हैं जो अब यहीं से अपनी स्टडी पूरी करेंगे।
सारे स्टूडेंट्स दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं कि कौन नया स्टूडेंट आया है। मिस्टर दीपक दीवान अंदर आ जाइए, प्रोफेसर अरोड़ा ने आवाज दी। तभी दीपक क्लास में आता है। उसे देखकर सारी लड़कियां बेहोश होते होते बचती है। दीपक सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था। दीपक जाओ, जाकर कोई सीट खाली देखकर बैठो। जी सर। दीपक पूरी क्लास में नजर दौड़ाता है तो उसे दिया दिखती है जो सिर झुकाए हुए बैठी थी। दीपक मुस्कुराते हुए जाकर दिया के पास बैठ जाता है। दिया ने एक बार भी नजर उठाकर दीपक की तरफ नहीं देखा जो उसी को देख रहा था। पूरे क्लास की लड़कियां दिया से जल रही थी कि दीपक जाकर उसके पास बैठा है। क्लास अपनी बुक निकालकर सामने रखिए, प्रोफेसर अरोड़ा की आवाज सबके कानों में पड़ती है। सभी तुरंत अपनी बुक निकालकर सामने रख लेते हैं। प्रोफेसर अरोड़ा लेक्चर देना शुरू करते हैं। आइए आप सबको दीपक से मिलवाती हूँ। दीपक दीवान, दीवान खानदान का इकलौता वारिस। गोरा रंग, गोल्डन ग्रीन आंखें जिसमें हमेशा एक अलग ही चमक रही है। 6 फीट लंबा चौड़ा कदकारी से एकदम परफेक्ट, एक फिट एंड फाइन बॉडी का मालिक। मतलब दीपक बहुत हैंडसम था, जो बहुत सारी लड़कियों का क्रश था। हाय दीपक दिया की तरफ देखकर बोलता है। दिया इस बार नजर उठाकर दीपक की तरफ देखती है। हेलो बोलकर दिया वापस से अपनी बुक की तरफ देखने लगती है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, झील की तरह जिसमें डूबने का मन कर रहा है। दीपक दिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। शुक्रिया, पर आपको मेरी आंखों में डूबकर मरने की जरूरत नहीं है। दिया बिना दीपक की तरफ देखे ही बोलती है। आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, दीपक हंसते हुए कहता है। पर मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। दिया इस बार दीपक की तरफ देखते हुए बोलती है। सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो मेरी आदत है ना मजाक करने की, इसीलिए। पर मुझे आदत नहीं है मजाक करने की, वो सब बातें होती रहेंगी। वैसे आपका नाम क्या है? आपको नाम जानने की बड़ी जल्दी है। अब आपका नाम नहीं पता रहेगा तो मैं आपसे दोस्ती कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है मुझ जैसे मासूम बच्चे से। दीपक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है। बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप स्कूल जाइए ना कि कॉलेज। दीपक की बोलती बंद हो गई थी दिया का जवाब सुनकर। क्या हुआ, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? आप बोलती ही है ऐसा कि मेरी बोलती बंद हो गई। दिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। दिया तुरंत बैग से अपना फोन निकालकर देखती है। कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीवार्थ का था। हाँ भाई। दिया तुरंत कॉल रिसीव करके कान के पास लगाते हुए कहती है। क्लास कैसा रहा तुम्हारा? सामने से दीवार्थ की आवाज आती है। भाई अभी तो सिर्फ 2 ही क्लास चला है और ये वाली क्लास खाली है। दिया तुम्हें वहां पर अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ भाई मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, आप परेशान मत होइए। चलो अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, तुम पढ़ाई करो। दीवार्थ फोन कट कर देता है। दिया फोन वापस से बैग में रख देती है। आपके भाई का फोन था? हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं। दिया बुक के पेज पलटाते हुए कहती है। दीपक इस बार कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप दिया को देखने लगता है। आर्या हॉल में ही बैठी हुई थी। मदा आपको भूख लगी है? मैरी आर्या के पास आकर बैठते हुए पूछती है। भूख तो नहीं लगी है पर मन भी नहीं लग रहा है, आर्या निचला होंठ लटकाते हुए कहती है। मदा आप बोलो तो मैं अभी दीवार्थ बाबा को फोन करके बोल दूं कि वो घर चले आए। नहीं मैरी दी, वरना वो आप पर गुस्सा करने लगेंगे, आर्या मना करती है। प्रिया अपने कैबिन में अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसे बार बार शशांक की कही हुई बातें याद आ रही थी। नहीं शशांक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्रिया रोते हुए कहती है। शशांक का सारा ध्यान इस वक्त उसके काम में था। वो एक बार भी प्रिया को याद नहीं कर रहा था और ना ही उससे जुड़ी कोई भी बात। मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हें लगता है कि तुमसे दूर होकर मैं बहुत खुश थी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। एक दिन मौत के बराबर लगता था। शशि प्लीज लौट आओ वापस मेरे पास, अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। दीवार्थ को आर्या की याद आ रही थी। आर्या और बेबी इस वक्त क्या कर रहे होंगे, दीवार्थ मन में सोचता है। आर्या को कॉल करूं? दीवार्थ तुरंत आर्या को कॉल करता है। 2 ही रिंग में आर्या फोन उठा लेती है। फोन के पास ही बैठी थी क्या? दीवार्थ आर्या को चिढ़ाते हुए कहता है। हाँ, आपके ही फोन का इंतजार कर रही थी, आर्या प्यार से बोलती है। अच्छा ऐसा है क्या? हम्मम बेबी क्या कर रहा है? आपका बेबी अभी सो रहा होगा। दोनों कुछ देर बात करने के बाद फोन कट कर देते हैं। प्रिया अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है। तुम अगर यही चाहते हो तो यही सही, मैं अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रिया ने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी भी शशांक के रास्ते में नहीं आएगी। प्रिया जाकर बाथरूम में हाथ मुंह साफ करके वापस से अपने काम में लग जाती है। आप मुझे घूरना बंद करेंगे? दिया चिढ़ते हुए कहती है। मैं घूर कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपको निहार रहा हूँ, दीपक मुस्कुराते हुए कहता है। देखिए मिस्टर, प्लीज मुझे आपकी नजरें इरिटेट कर रही है, तो प्लीज मुझे घूरना या निहारना बंद करिए, दिया गुस्साते हुए कहती है।
आप तो बहुत गुस्सा करती है, बिल्कुल बच्चों की तरफ नाक पर गुस्सा रहता है आपके। दीपक की मुस्कान और गहरी हो जाती है। दिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। दिया का मन महसूस कर रह जाता है। सभी तुरंत खड़े होकर टीचर को ग्रिड करते हैं। 45 मिनट की क्लास में 100 बार दीपक ने दिया को निहारा होगा। दिया की मुट्ठी कस गई थी गुस्से की वजह से। जैसे ही क्लास खत्म होता है दिया तुरंत उठकर वहां से बाहर चली जाती है। दीपक को कुछ समझ में नहीं आता है कि दिया इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। दिया जाकर गार्डन में बैठ जाती है। उसे वहां पर सुकून मिलता है। इस लड़के की दिक्कत क्या है, बार दो परेशान किए जा रहा था। दिया खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है। खुद से क्या बातें कर रही है आप। दीपक दिया के पास आकर बैठ जाता है। दिया अपना सिर पिट लेती है। आप क्या लेंगे मेरा छोड़ने के लिए। दिया चिढ़ते हुए कहती है। देखिए मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ बस। दीपक अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है। दिया एक पल को उसके हाथ की तरफ देखती है। दिया कुछ सोचकर अपना हाथ दीपक के हाथ में थमा देती है। यानी कि अब से हम दोस्त बन गए। दीपक खुश होते हुए कहता है। हम। दिया ने सिंपल सा जवाब दिया। वैसे आपका नाम क्या है। दिया शेखावत। नाइस नेम। वैसे मेरा शुभ नाम दीपक दीवान है। आपका नाम भी अच्छा है। दिया बेमन ही बोल देती है। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे नाम की तारीफ की। दीपक बहुत खुश था कि दिया ने उसकी तारीफ करी। अब मैं जाऊं। हाँ बिल्कुल दिया जी। दिया तुरंत उठकर वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। दीपक मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहता है। क्या बात तेरे इस चेहरे में कि मैं तेरी ओर खींचा चला आ रहा हूं। पहली मुलाकात में ही तेरा ये नूरानी चेहरा दिल में बस गया। शायद इसीलिए तो तेरी ओर खींचा चला आ रहा हूं मैं। दीपक ये लाइन बोलते हुए बालों में हाथ फेरता है। इसके बाद की सारी क्लासेस खत्म होते ही दिया तुरंत क्लास से बाहर निकल जाती है। वो बाहर खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। 2 मिनट बाद ही एक लग्जरियस कार आकर रुकती है। दिया जी आप कहें तो आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूं। दीपक कांच नीचे करते हुए कहता है। दीपक के इस तरह पूछने से दिया को मान की याद आ जाती है। वो भी तो दिया को स्कूल से हमेशा घर ड्रॉप करता था। नो थैंक्स मैं खुद चली जाऊंगी। दिया खुद पर काबू करते हुए कहती है वरना उसके आंसू बहने को आतुर थे। दिया आगे बढ़ जाती है। दीपक बस उसे देखता रहता है। दिया 3-4 कदम आगे ही बढ़ी होंगी कि तभी एक न्यू ब्रांड कार आकर रुकती है। एक गार्ड आकर पिछली सीट का दरवाजा खोलता है तो दिया तुरंत अंदर बैठ जाती है। गार्ड भी ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। दीपक तो ये ऐसे भूल गया कि वो दिया शेखावत है, दीवार शेखावत की बहन। तो सीधी सी बात है कि उसके लिए ये सब आम बात है। दीपक भी तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। दीपक की गाड़ी दीवान मेंशन के आगे रुकती है। गाड़ी रुकते ही एक गार्ड तुरंत वो बड़ा सा गेट खोलता है तो दीपक गाड़ी अंदर ले जाता है। सामने ही एक बड़ा सा मेंशन था जो बेहद ही खूबसूरत था। दीपक गाड़ी से उतरकर अंदर जाता है जहां उसके मॉम डैड और उसकी छोटी बहन बैठे हुए थे। भाई दीपक को देखकर दीपा दौड़कर जाती है। ये मेरे चैंपियन। दीपक दीपा को गले से लगा लेता है। भाई मैं आपका कब से वेट कर रही थी और एक आप है कि अभी से आ रहे हैं। दीपा शिकायत करते हुए कहती है। सॉरी दीपा वो आज मेरा पहला दिन था ना कॉलेज में तो मैं कैसे तुम्हारे स्कूल आ सकता था। दीपक दीपा के सामने कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहता है। दिया घर पहुंचती है तो तुरंत आर्या के पास जाती है। भाभी। दिया जाकर आर्या के बगल में बैठ जाती है। दिया कैसा रहा आपका पहला दिन कॉलेज का। अच्छा था भाभी। दिया स्माइल करते हुए कहती है। भूख लगी है। दिया तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। आप बैठिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। आर्या उठते हुए कहती है। बिल्कुल भी नहीं भाभी आप बैठकर आराम करिए मैं हम दोनों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। दिया तुरंत किचन में जाती है। सारे मेड दिया को देखकर खड़ी हो जाती है। आप लोग उठ क्यों गई। आराम से बैठिए मैं बस स्नैक्स लेने आई थी। दिया तुरंत स्नैक्स लेकर आर्या के पास आती है। भाभी आपके लिए। दिया आर्या की तरफ प्लेट बढ़ाती है। दोनों ही टीवी ऑन करके मजे से शाहरुख खान की मूवी देख रही थी। दीपक अपने कमरे में आराम से बेड पर पसरा हुआ था। उसे बार दो दिया का ख्याल आ रहा था। दिया तुम्हारी आंखों में दर्द नजर आ रहा था। क्या तुम इस वक्त किसी तकलीफ में हो। ऐसा कैसे हो सकता है। दीवार शेखावत कभी अपनी बहन को दर्द में नहीं देख सकता। दीपक खुद से बातें करते हुए कहता है। दीपक तुझे क्या हो गया है क्यों बार बार उसे याद कर रहा है। दीपक खुद पर हंसते हुए अपने सिर पर चपट मारता है। मान दर्द से चीख रहा था चिल्ला रहा था पर उसकी चीख सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। जो भी वहां पर थे सब बेदर्द थे जिन पर उसकी चीख का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। मान के पूरे शरीर पर बहुत गहरे जख्म हो गए थे जो अब सड़ने लगे थे। उसके जख्मों को देखकर किसी को भी वॉमिटिंग होने लगती ऐसी हालत हो गई थी उसकी। दिया प्लीज एक बार मुझसे आकर मिल लो। तुम्हारे साथ किए हर गलती की माफी मांगना चाहता हूं ताकि चैन से मर सकूं। दिया प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ। मान दिया को पुकारते हुए कहता है। शेरा को मान पर दया आ रही थी। पिछले एक हफ्ते से वो दिया को बुला रहा था। शेरा से विनती कर रहा था।
शेरा से जब रहा नहीं जाता है तो वो दीवार्थ को कॉल करता है। दीवार्थ ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था। दीवार्थ का फोन बजने लगता है तो वो तुरंत जेब से फोन बाहर निकालकर देखता है। शेरा का फोन देखकर दीवार्थ तुरंत फोन रिसीव कर लेता है। हाँ शेरा बोलो, क्यों फोन किया? दीवार्थ अपनी रौबीली आवाज में बोलता है। बॉस वो ये काली बार बार दिया बेबी को पुकार रहा है, हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो एक बार दिया बेबी से मिलना चाहता है, उसके बाद वो मर भी जाएगा तो कोई गम नहीं होगा उसे। तो तुम क्या चाहते हो बॉस? अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज एक बार दिया बेबी को काली से मिलवा दीजिए, शेरा डरते हुए कहता है। मैं वहीं पर आ रहा हूं तो जो कुछ भी बात करनी है वहीं पर करते हैं। ओके बॉस। दीवार्थ तुरंत फोन कट कर देता है। दीवार्थ तुरंत रॉनी को कॉल करके नीचे आने के लिए कहता है। रॉनी जल्दी से बाहर आता है जहां पर दीवार्थ उसका वेट कर रहा था। दीवार्थ कोई जरूरी काम था क्या कि तूने इतना जल्दी बुलाया मुझे? रॉनी दीवार्थ के सामने खड़े होकर हांफते हुए कहता है। अपने अपने होठों पर लगी लिपस्टिक साफ कर ले, फिर बताता हूं तुझे कि किस काम से बुलाया है तुझे। दीवार्थ पिछली सीट पर बैठ जाता है। रॉनी तुरंत शीशे में अपना चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। उसके होठों पर अभी भी लिपस्टिक लगी हुई थी। रॉनी को अब शर्म आने लगी थी। वो तुरंत रुमाल निकालकर अपना होंठ साफ करता है। रॉनी जाकर दीवार्थ के बगल में बैठ जाता है तो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। तुम दोनों को ऑफिस ही मिलता है रोमांस करने के लिए? दीवार्थ फोन चलाते हुए कहता है। तू क्यों इतना जल रहा है? भाभी को बुला लिया कर ऑफिस में और उसके बाद तुम दोनों भी रोमांस करते फिरो, देखो कौन तुम दोनों को रोकता है। रॉनी चिढ़कर बोलता है। जरूरत नहीं है, आर्या के साथ रोमांस करने के लिए हमारा बेडरूम ही काफी है। दीवार्थ सिंपल सा जवाब देता है। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि तूने इतना जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? अच्छा खासा शिखा के होठों को तंग कर रहा था। रॉनी शिखा की यादों में खोते हुए कहता है। यादों से बाहर आकर काम पर ध्यान लगाओ वरना 6 महीने की जगह 2 साल बाद शादी होगी। नहीं ऐसा मत करना वरना मैं मर ही जाऊंगा मेरे भाई। रॉनी दीवार्थ के सामने हाथ छोड़ते हुए कहता है। तो पहले सही से काम करो। हाँ मैं करने के लिए तैयार हूं, तू अब बता क्या बात करनी है तुझे? दीवार्थ रॉनी को सारी बात बता देता है। दया को मान से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैसे करके वो सब भूलकर आगे बढ़ी है तो हम वापस से उसे वही दर्द नहीं दे सकते। मान से मिलाकर रॉनी तुरंत मना कर देता है। रॉनी जो भी डिसीजन लेना है वो हम वहां पर जाकर लेंगे। मतलब तू दिया को मान से मिलवाएगा? पता नहीं, हाँ भी और ना भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दीवार्थ अपने कंधे उचकाते हुए कहता है। दीवार्थ मेरी एक रिक्वेस्ट है तुझे। क्या? हमारी बहन ने बहुत दर्द झेला है उस्मान के चलते, तो मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर मेरी बहन उस्मान को देखकर पुरानी बातें याद करके रोए तड़पे। मैं तेरी बात समझ रहा हूं रॉनी, पर हम अभी कोई फैसला ले नहीं सकते हैं तो तू अभी टेंशन लेना बंद कर दे। दीवार्थ रॉनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। रॉनी उसके बाद कुछ नहीं बोलता है। दीवार्थ ने भी दोबारा कोई बात नहीं की। कुछ देर बाद गाड़ी जाकर एक घर के सामने रुकती है। रॉनी और दीवार्थ दोनों बाहर निकलकर घर के अंदर जाते हैं। उन दोनों को देखकर सभी गर्दन झुकाकर सलाम करते हैं। दीवार्थ और रॉनी दोनों अपने ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे थे। शेरा दीवार्थ को आता देखकर तुरंत उसके पास जाता है। कहाँ है वो? दीवार्थ शेरा को आता देखकर पूछता है। बॉस वहीं पर जहां आपने उसे रखा था। दीवार्थ तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है जहां उसने मान को रखा था। दीवार्थ दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। उसके पीछे रॉनी और शेरा भी जाते हैं। मान चेयर पर बंधा हुआ था, उसकी गर्दन भी झुकी हुई थी, उसके शरीर से मवाज भी बह रहा था। रॉनी को तो उसे देखकर वॉमिटिंग होने लगती है। कैसे हो काली, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है ना तुम्हारे? दीवार्थ मान के सामने जाकर बैठ जाता है। दीवार्थ की आवाज सुनकर मान की पलकें झपकने लगती है। दिया मान से मुंह से यही शब्द धीरे से निकलते हैं। दीवार्थ दिया का नाम सुन लेता है। दिया नहीं आई है यहाँ, मैं सिर्फ अकेला आया हूं तुझसे मिलने। मान धीरे धीरे गर्दन ऊपर की तरफ करता है। उसे दीवार्थ के चेहरा अपने सामने दिखता है जो उसमें करीब होकर बैठा हुआ था। दीवार्थ दिया से एक बार मिलना है क्यों? मरने से पहले अपनी हर गलती को कबूल करना चाहता हूं, वो माफ करे ना करे। मैं अपनी आखिरी सांस उसकी गोद में सिर रखकर लेना चाहता हूं। प्लीज दीवार्थ एक बार मुझे मेरी दिया से मिला दे। मान धीरे धीरे बोलता है। उसे अब बोलने में भी दर्द हो रहा था। मैं तुझ पर बहुत विश्वास किया था पर तूने वो विश्वास तोड़ दिया। अगर तुझे प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो मैं तुझे वो देता, पर तूने तो मेरी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे पता है वो अब कैसे जी रही है? बस जिंदगी है जिंदा मुर्दों की तरफ हो गई है मेरी बहन, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तूने उसकी फीलिंग्स के साथ ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के साथ मजाक किया था। दीवार्थ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है। दीवार्थ मुझे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है जिसकी कोई माफी नहीं है। मुझे वो सब नहीं पता मान कि तुमने गुनाह किया है कि नहीं, पर तूने मेरी बहन के साथ साथ बहुत सारी मासूम जिंदगियों को बर्बाद किया है। तू मुझे जो सजा देना चाहता है दे देना, पर प्लीज एक बार मुझे मेरी दिया से मिलवा दे। मान दीवार्थ के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ठीक है,
अगर दिया तुमसे मिलना चाहेगी तभी मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा, वरना बिना उसकी मर्जी के नहीं लेकर आऊंगा। दीवार्थ प्लीज, एक मुझे दिया से मिलना है, तो उसे किसी तरह लेकर आ, पर प्लीज उसे लेकर आ। कोशिश करता हूं। दीवार्थ तुरंत उठकर बाहर जाने लगता है। रॉनी मान की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में उसका दर्द साफ झलक रहा था। रॉनी तुरंत उससे मुंह फेर लेता है। मान को होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। रॉनी भी तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद शेरा तुरंत दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। दोनों वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस से सभी एक एक करके घर जाने लगे थे। शिखा भी आर्या से मिलने शेखावत मेंशन जाने वाली थी तो वो चली जाती है। प्रिया अभी भी अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी। वो अपना सारा ध्यान काम में लगाना चाहती थी ताकि उसे शशांक की याद ना आए। शशांक अपने कैबिन से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र प्रिया के कैबिन पर पड़ती है। शशांक तुरंत नजरें फेर लेता है और वहां से नीचे जाने के लिए लिफ्ट ले लेता है। शशांक तुरंत लिफ्ट के अंदर जाकर डाउन बटन दबा देता है। शशांक नीचे पहुंचकर ऑफिस से बाहर चला जाता है। शशांक वहां 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। प्रिया अभी भी कैबिन में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है जिसमें शाम के 6 बज रहे थे। इतना टाइम हो गया, सभी लोग चले गए होंगे। प्रिया जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर अपने बैग में रखती है और निकल पड़ती है नीचे जाने के लिए। प्रिया जब नीचे आती है तो गार्ड्स तुरंत जाकर मेन डोर लॉक करता है। प्रिया गेट के बाहर जाकर ऑटो का इंतजार करने लगती है। आधा घंटा से ऊपर हो गया था प्रिया को ऑटो का इंतजार करते हुए। प्रिया को जब एक भी ऑटो वाला नहीं दिखता है तो वो खुद ही पैदल आगे बढ़ जाती है। प्रिया शशांक के बारे में सोचते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। प्रिया नहीं आई ना तेरे साथ, आर्या मुंह लटकाते हुए कहती है। तू मुंह क्यों लटका रही है, वो 1-2 दिन में तुझसे मिलने के लिए आएगी। शिखा आर्या के गले में बाहें डालते हुए कहती है। मुझे पता है वो नहीं आएगी यहाँ पर, तुझे ऐसा क्यों लगता है? शिखा अपनी दोनों भौहें उचकाते हुए पूछती है। बस ऐसे ही नहीं आर्या, कोई तो बात जरूर है जो तू मुझसे छुपा रही है। शिखा अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। प्रिया शायद शशांक की वजह से यहाँ नहीं आएगी क्योंकि पिछले कुछ दिन में दोनों एक दूसरे से बहुत लड़े झगड़े हैं। ओह तो ये बात है, नहीं तो तू क्या सोच रही थी? आर्या शिखा को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगती है। मुझे लगा शायद उसे यहाँ पर रहना पसंद नहीं हो क्योंकि हमारा स्टेटस तेरे पति जितना नहीं है, इसीलिए प्रिया को यहाँ रहने में दिक्कत महसूस हो रही थी। शिखा ने कहा। मेरे पति ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जो गरीब लोगों को नीचा दिखाए, वो तो उन लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। आर्या मुंह फुलाते हुए कहती है। मुझे पता है मेरी माँ की जीजू कैसे है, बस तू मुंह मत फुला। थोड़ा सा कोई इनके पति के बारे में बोल दे तो महारानी जी का मुंह फूल जाता है। शिखा अपनी ही धुन में बोल रही थी। आर्या उसे गुस्से से घूर रही थी तो वहीं दिया मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। दीवार्थ और रॉनी दोनों जब घर पहुंचते हैं तो उसी वक्त शशांक भी आता है। छोटे इस वक्त घर आ रहा है, ऑफिस तो कब का बंद हो गया था। रॉनी शशांक से कहता है। भाई वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहता था इसीलिए पार्क चला गया था। शशांक अंदर जाते हुए कहता है। इसे क्या हुआ है, मुंह क्यों लटका है इसका? रॉनी जाते हुए शशांक को देखकर बोलता है। पता नहीं, जाकर खुद ही पूछ ले। दीवार्थ भी अंदर जाते हुए कहता है। ये दोनों भाई सच में सिरफिरे हैं और इन दोनों को मुझे ही झेलना है पूरी जिंदगी। सही कहा तूने, तेरे बच्चे मेरे बच्चों को झेलेंगे। दीवार्थ रॉनी की तरफ मुड़कर देखते हुए कहता है। रॉनी घूर के दीवार्थ को देखता है। उसे देखकर दीवार्थ के लब मुस्कुरा उठते हैं। अब ये मटर जैसी आंखें दिखाना बंद कर और अंदर चल, मुझे दिया से अभी बात भी करनी है। दीवार्थ रॉनी को खींचते हुए अंदर ले जाता है। आर्या, शिखा और दिया तीनों बैठकर हंस रही थी। शशांक बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला गया। शशांक कमरे में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। प्रिया तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, शशांक बैग बेड पर फेंकते हुए कहता है। शशांक तुरंत बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद शशांक बाहर आता है। उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। दीवार्थ जाकर आर्या के पास बैठ जाता है। मेरा बेबी अभी क्या कर रहा है? अपनी मम्मा के पेट में। दीवार्थ अपना हाथ आर्या के पेट पर रखकर अपने बच्चे को महसूस करता है। अभी वो 1 महीने का भी नहीं हुआ है और आप अभी से ही इतने बेताब हो रहे हैं। आर्या हंसते हुए कहती है। तुम्हें नहीं पता पर मैं जल्द से जल्द अपने बेबी को अपने गोद में लेना चाहता हूँ। उसके लिए अभी आप 8 महीने रुक जाइए, वेट ही तो कर रहा हूँ। दीवार्थ मुंह बनाते हुए कहता है। रॉनी शिखा को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। दिया को मान की याद आ जाती है जब वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया था। दिया के चेहरे पर दर्द की रेखा खींच जाती है। दिया तुरंत अपने जज्बातों को काबू में कर लेती है और मुस्कुरा देती है। प्रिया कुछ दूर ही लगी थी कि उसे एक ऑटो आती दिखती है। प्रिया तुरंत हाथ दिखाकर ऑटो रोकती है। कहाँ जाना है मैम साहब आपको? ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोकर प्रिया से पूछा। प्रिया तुरंत ऑटो ड्राइवर को एड्रेस बता देती है। आइए बैठिए। प्रिया तुरंत ऑटो में बैठ जाती है तो ड्राइवर ऑटो आगे बढ़ा देता है।
प्रिया मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करेगी। प्रिया अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे ड्राइवर की आवाज तक सुनाई नहीं देता है। मैम साहब आपका घर आ गया। प्रिया ड्राइवर की आवाज सुनकर तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आती है। क्या हुआ भैया आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है मैम साहब आपका घर आ गया है, ड्राइवर ने कहा। प्रिया तुरंत ऑटो से बाहर देखती है तो सामने उसे उसका घर दिखता है तो प्रिया जल्दी से उतर जाती है। भैया आपके कितने पैसे हुए? 100 रुपये। प्रिया तुरंत उसे जैसे देकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। प्रिया कहाँ रह गई? सरला जी हॉल में परेड कर रही थी। भाग्यवान, आराम से बैठ जाओ, पैर दुखने लगेगा तुम्हारा तो मुझे ही दबाना पड़ेगा, प्रिया के पापा सरला जी को घूरते हुए कहते हैं। ये जी अभी तक प्रिया आई क्यों नहीं आती ही होंगी। प्रिया तुरंत डोर बेल बजाती है। लगता है प्रिया आ गई। सरला जी तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है। सामने प्रिया ही खड़ी थी। कहाँ रह गई थी तो इतना वक्त लगता है ऑफिस से आने? सरला जी प्रिया को डांटने लगती है। पहले उसे अंदर तो आने दो, आए नहीं कि तुम्हारा चिल्लाना शुरू, प्रिया के पा गुस्से में बोलते हैं। प्रिया सरला जी के बगल से होकर अंदर चली जाती है। वो बिना रुके अपने कमरे में चली जाती है। इसे क्या हो गया? अचानक से काम शायद ज्यादा रहा होगा जिस वजह से आने में देर हो गई होंगी तो तुम बेवजह ही उस पर भड़क उठी, नाराज कर दिया ना मेरी बेटी को। ये जी मैंने क्या बोला उसे? मैं तो बस पूछ रही थी कि आने में लेट क्यों हुआ। रात को डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए। दिया भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जब भी आंखें बंद करती उसे मान का चेहरा दिखाई देने लगता था, जिस वजह से उसकी नींद खुल जा रही थी। आर्या तुम आराम करो, मुझे दिया से कुछ बात करनी है। ठीक है पर जल्दी आइएगा, आर्या लेटते हुए कहती है। हाँ जल्दी ही आऊंगा। ठीक। दीवार आर्या के माथे पर एक किस करके कमरे से बाहर चला जाता है। दीवार जाकर दिया के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? दिया तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है। भाई आप इतनी रात गए? दिया एक साइड होते हुए कहती है। दिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसीलिए इतनी रात को तुम्हें परेशान किया। दीवार कमरे में आ जाता है। क्या बात करनी है भाई की आप इतनी रात गए आए हैं? दीवार जाकर सोफे पर बैठ जाता है तो दिया जाकर उसके पैरों के पास बैठ जाती है। क्या बात है भाई आप परेशान लग रहे हैं? दिया मान तुमसे एक बार मिलना चाहता है। दीवार पॉइंट की बात करता है। मान का नाम सुनकर दिया के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और उसी के जगह दर्द उभर आता है। अब वो क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? दिया बमुश्किल से खुद को काबू में करते हुए बोलती है। दिया एक बार मिल लो, पता नहीं कितनी सांसें बची है उसकी। दीवार दिया का चेहरा थाम लेता है। भाई अब कौन सा दर्द देना चाहते हैं? दिया के आंसू लुढ़क कर गालों पर आ जाते हैं। दिया मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है पर एक बार मेरे लिए मिल लो, शायद कुछ कहना हो उसे। ठीक है भाई आप कह रहे हैं तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं। कल तैयार रहना। दीवार उठकर अपने कमरे में चला जाता है। दिया वहीं पर बैठी रहती है। अब कौन सा दर्द देने के लिए मिलना चाहते हैं माना? अब दिया रोते कहती है। दीवार जब कमरे में जाकर देखता है तो आर्या सो गई थी। आर्या को सोता देखकर दीवार के लब मुस्कुरा उठते हैं। दीवार जाकर आराम से आर्या के बगल में लेट जाता है। प्रिया बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। प्रिया से जब रहा नहीं जाता है तो वो तुरंत अपना फोन टेबल पर से उठाकर उसे ऑन करती है। प्रिया शशांक के नंबर डायल करना चाहती थी पर सुबह जो कुछ भी शशांक ने उससे कहा उसे याद करके वो वापस से फोन रख देती है। प्रिया तुझे अपने फैसले पर अडिग रहना सीखना होगा। शशांक ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो अब वापस से अपनी जिंदगी में मुझे नहीं चाहता तो तुझे भी अब उसे भूलना होगा। पता है ये बहुत मुश्किल है उसके सामने रहते पर तुझे अब शशांक को भूलना होगा। प्रिया की आंखें भर आई थी। अगली सुबह शशांक अपने टाइम पर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दीवार, रोनी और दिया तीनों साथ में घर से निकलते हैं। दिया शांति से बैठी हुई थी। उसके बगल में ही दीवार बैठा हुआ था जो तिरछी नजर से उसे ही देख रहा था। रोनी भी साइड मिरर से दिया को देख रहा था। दिया को देखकर रोनी को दुख हो रहा था पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। तीनों मान से मिलने जा रहे थे। दीपक जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। दीपक जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंच कहीं मैडम जी के पास कोई लंगूर आकर ना बैठ जाए, दीपक बाल बनाते हुए कहता है। दीपक जल्दी से अपनी जैकेट लेकर नीचे जाता है जहां पर उसके मॉम, डैड और दीपा इंतजार कर रहे थे। दीपक जाकर जल्दी से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मॉम अब भाई आ गए तो ब्रेकफास्ट दीजिए, मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। दीपा अपनी प्लेट मिसेस दीवान के सामने कर देती है। मिसेस दीवान जल्दी जल्दी मेड की मदद से सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। कुछ देर बाद तीनों उसी घर के सामने थे जहां पर मान को रखा गया था। दिया के कदम अंदर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। वो एकटक सामने की तरफ देख रही थी। दिया अंदर चलो। दीवार दिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहता है। दिया का एक एक कदम बहुत भारी पड़ रहा था। वो बस दीवार के साथ खींची चली जा रही थी।
शेरा उसी कमरे के बाहर परेशानी से टहल रहा था। उसके माथे पर लकीरें उभर आई थी। दीवार, दिया और रॉनी अंदर जाते हैं। दीवार को देखकर शेरा तुरंत उसके पास जाता है। बॉस, वो काली की सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही है। उसकी सांसें कभी भी रुक सकती है। दिया शेरा की बात सुनकर दीवार का चेहरा देखने लगती है। मान सामने वाले कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो। दीवार दिया को कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है। दिया सामने की तरफ देखती है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। दिया धीरे धीरे कमरे की तरफ जाती है। दीवार, हमें भी दिया के साथ जाना चाहिए। नहीं, रॉनी उसे अकेले जाने थे। मान का आखिरी वक्त दिया के साथ अकेले में रहने देते हैं। रॉनी उसके बाद कुछ नहीं बोलता है, पर उसे दिया की फिक्र हो रही थी। दिया कमरे में जाती है। उसके सामने ही मान था जो फर्श पर ही लेटा हुआ था। उसकी सांसें भी अब धीमी हो रही थी। दिया जिन आंसू को कब से रोके हुए थी अब वो बहने लगे। दिया जल्दी से जाकर मान के पास बैठ जाती है। मान जी, आंखें खोलिए अपनी। दिया मान हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहती है। मान के कानों में दिया की आवाज पड़ती है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। दिया मान के होठों पर स्माइल आ जाती है। आप क्यों मिलना चाहते हैं मुझे? अब जब आपके पास थी तो कद ही नहीं की, और अब दूर हूं तो आपको मेरी याद आने लगी। दिया बिना रोए हो कहती है। अपनी की गई गलती के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, मान धीरे धीरे बोलता है। क्यों माफी मांग रहे हैं आप? मरने वाला हूं ना, मान हंसते हुए कहता है। दिया तुरंत मान को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। आज भी उतना ही प्यार करती हो मुझसे, जबकि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूं, नहीं तुम्हारे इस आंसू के काबिल हूं जो तुम मेरे लिए इन्हें बहा रही हो। मान दर्द से तड़पते हुए कहता है। हाँ करती हूँ, आज भी आपसे उतना ही प्यार जितना पहले आपको करती थी। हाँ नहीं है आपसे नफरत, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दिया मान का पूरा चेहरा चूमने लगती है। मान मुस्कुराते हुए दिया को ही देख रहा था। उसके आंखों में इस वक्त आंसू भी थे। दिया, मुझसे एक वादा करोगी? मान दिया से कहा। दिया बस हाँ में सिर हिला देती है। मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। पीछे पलटकर कभी मत देखना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं। तुम बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचोगी, अपना घर बसाओगी, अपनी पूरी जिंदगी खुशियों से जियोगी। मान अपना हाथ आगे करते हुए कहता है। करो वादा मुझसे कि तुम अपनी जिंदगी को एक और मीका दोगी। मान के आंखों से आंसू बह रहे थे जिसे दिया पोंछ भी रही थी। मैं वादा करती हूँ। दिया अपना हाथ मान के हाथ पर रख देती है। दिया, मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूं, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। दिया बस रोए जा रही थी। उसे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिया, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। मान मुस्कुराते हुए कहता है, पर उसे अंदर से कितना दर्द हो रहा था वो वही जानता था। आपने ऐसा क्यों किया? उस वक्त आपने मेरी बात मान ली होती तो आज हम साथ होते और हमारा बच्चा भी। हमारी बात ना मानने की सजा मिल रही है मुझे। ना तुम्हें पा सका और ना ही अपने बच्चे को। दोनों ही मेरे होकर भी मेरे ना हुए। मान की बातें सुनकर दिया का रोना और बढ़ जाता है। दिया, अपने सीने से लगा लो मुझे, मेरी मौत भी तुम्हारी ही बाहों में होगी। मान की सांसें अब बहुत धीमी चल रही थी। दिया मान को अपने सीने से ऐसे लगाती है जैसे दो प्रेमी जोड़े एक दूसरे को खुद की बाहों में कैद कर लेते हैं। मान एकटक दिया को देख रहा था जो सिर्फ आंसू बहा रही थी, बार बार उसके पूरे चेहरे को चूम रही थी। मान के लब मुस्कुरा उठते हैं। दिया अपने होठों मान के होठों पर रख देती है। मान एक आखिरी बार सांस लेता है। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी जो सिर्फ दिया को देख रही थी। दिया जब मान के होठों से दूर होकर उसे पुकारती है, मान। मान की सांसें तो रुक चुकी थी। वो अब कभी बोल नहीं पाएगा, ना ही किसी को परेशान करेगा, ना ही कभी दिया को दर्द देगा। अब तो वो हर किसी से दूर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया पीछे बहुत कुछ और निकल पड़ा एक नई जिंदगी के लिए। दिया की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी थी। वो मान को पुकारते हुए उसका गाल थपथपा रही थी। मान जब कोई हरकत नहीं करता है तो दिया जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर दीवार, रॉनी और शेरा दौड़कर कमरे में जाते हैं। दिया मान को गले से लगाए रो रही थी। उसकी चीख दीवार के दिल को चिरने का काम कर रही थी। दीवार तुरंत जाकर मान के बगल में बैठ जाता है। दीवार मान की खुली आंखें बंद करता है जो अभी भी दिया को देख रही थी। वो मरते दम तक सिर्फ दिया को ही देखता रहा। रॉनी और शेरा दूर खड़े होकर मान को देख रहे थे। दिया पागलों की तरह बार बार मान के चेहरे को चूमकर उसे पुकारी कि मान अभी बोलेगा। दीवार की आंखें खुद ही बरस पड़ी थी। मान ने चाहे जो कुछ किया, पर दीवार का वो दोस्त भी था। रॉनी जाकर दिया को संभालता है। दिया, पहले रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से वो लौटकर तो नहीं आएगा ना। भाई बोलिए इनसे कि मुझसे बात करें, दिया रोते हुए कहती है। दिया, मान मर चुका है, वो अब कभी किसी से बात नहीं करेगा, तुमसे भी नहीं। रॉनी दिया को समझाता है। किस गलती की सजा दी है भगवान ने? जो चीज मेरी होती है भगवान उसे ही मुझसे क्यों छीन लेते हैं? मेरा कसूर तो बताए कि यही कसूर किया तुमने, दिया ने रोने हुए कहती है। दिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, जिसने गलती की उसे सजा मिली है। दिया, घर चलो, मान का अंतिम संस्कार करना है।
दीवार उठकर खड़ा हो जाता है। दिया मान को और कसके गले से लगा लेती है। नहीं भाई, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। दिया दीवार की तरफ देखकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। उसे ऐसे देखकर दीवार को रोना आ रहा था, पर वो कमजोर नहीं पड़ सकता था, वरना दिया को कौन संभालता। यार ये लड़की आज कॉलेज क्यों नहीं आई? दीपक बार बार क्लास के बाहर की तरफ देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि दिया आती ही होंगी। दिया जिद मत करो, मान की बॉडी अंदर से सड़ रही है, अगर उसकी बॉडी को जलाया नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगी। दीवार जाकर दिया के पास बैठ जाता है। हाँ दिया, दीवार सही कह रहा है, तुम दीवार के साथ घर जाओ। रोनी मान को दिया से दूर करने लगता है। नहीं भाई प्लीज, इन्हें मुझसे दूर मत करिए। उस दिन गुस्से में बोल दिया था कि आप उसे मौत से भी बदतर सजा दीजिएगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। दिया मान को छोड़ ही नहीं रही थी। दिया प्लीज मान को छोड़ दो, दीवार प्यार से बोलता है। नहीं भाई प्लीज मत दूर करिए मुझे इनसे। दिया प्लीज मान जाओ। नहीं भाई प्लीज 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 ऐसा मत करिए। दीवार को अब गुस्सा आने लगा था दिया पर। दिया मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मान को छोड़ो और घर चलो मेरे साथ। दीवार गुस्से में दांत पीसते हुए कहता। भाई प्लीज, एक थप्पड़ खींच के मारूंगा, अभी तुम्हारा सारा पागलपन निकल जाएगा। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है मेरी? दीवार चिल्लाते हुए बोलता है। दिया सहम जाती है दीवार को गुस्से में देखकर। चलो उठो, अब बहुत हुआ तुम्हारा। दीवार दिया की बाहें पकड़कर उठाते हुए कहता है। दीवार गुस्सा क्यों कर रहा है उस पर प्यार से समझा उसे, वो अभी ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ भी समझ सके। रोनी दीवार के हाथ से दिया की बाह छुड़ा देता है। रोनी जब दीवार की आंखों में देखता है जिसमें दर्द साफ झलक रहा था। मैं समझाता हूं उसे, तू अभी बाहर जा। रोनी दीवार के कंधे पर हाथ रखकर पलकें झपकाते हुए कहता है। दीवार एक नजर दिया को देखता है जो आंखों में बड़ी बड़ी आंसू की बूंद लिए हुए उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। दीवार का दिल उस वक्त हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उसे उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी दिया को देखकर। दीवार तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रोनी दिया के पास वापस से बैठ जाता है। दिया प्लीज मेरी बात मान जाओ। दिया तुम इस वक्त घर जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। रोनी की बात सुनकर दिया मान को और कसके अपनी बाहों में भर लेती है। रोनी की बात सुनकर दिया मान और कसके अपनी बाहों में भर लेती है। दिया तुम दीवार के साथ घर जाओ, मैं मान को लेकर आता हूं। दिया रोनी की तरफ देखती है मानो पूछना चाहती हो कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। दिया मैं सच बोल रहा हूं, मैं मान को तुम्हारे पास लेकर ही आऊंगा। क्या तुम्हें अपने इस भाई पर विश्वास नहीं है? दिया तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। गुड गर्ल, अब तुम दीवार के साथ घर जाओ, मैं मान को लेकर आता हूं। दिया मान के माथे को चूमकर एक बार फिर अपने सीने से कसके लगा लेती है। दिया आराम से मान को फर्श पर लिटा देती है। रोनी तुरंत दिया को उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर दीवार खड़ा था, उसकी आंखें पूरी तरफ लाल थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना रोया है। दीवार दिया को घर ले जा, मैं मान को लेकर आता हूं। रोनी दीवार के पास जाते हुए कहता है। दीवार तुरंत अपनी आंखें साफ कर लेता है। रोनी दिया का हाथ दीवार के हाथ में थमा देता है। दीवार दिया को देखता है जो सिर झुकाए हुए खड़ी थी, पर उसकी आंखें अभी भी बरस रही थी। दीवार दिया को लेकर गाड़ी की तरफ जाता है तो रोनी अंदर की तरफ। दीवार दिया को बिठाकर घर भेज देता है पर खुद नहीं जाता है। ड्राइवर खड़ी शेखावत मेंशन ले जाता है। दीवार तुरंत अंदर जाता है। दीवार और रोनी दोनों मिलकर मान की बॉडी को सफेद चादर में पूरी तरह से लपेट देते हैं। शेरा चिता का इंतजाम करो। ओके बॉस। शेरा तुरंत वहां से चला जाता है। तूने दिया को अकेले क्यों भेज दिया? रोनी दीवार से पूछता है जो मान को एकटक देख रहा था। भाई होने का फर्ज निभा दिया मैं, अब बारी है दोस्ती निभाने की, तो उसे बिना निभाए कैसे चला जाता मैं? दीवार रोनी की तरफ देखते हुए कहता है जो उसी को देख रहा था। दीवार का जवाब सुनकर रोनी दोबारा कुछ नहीं पूछता है। कुछ देर बाद शेरा वापस आता है। बॉस चिता तैयार है, चल रोनी उठा इसे। आखिरी विदाई देने की बारी आ गई। दीवार की आंसू जो कुछ देर पहले रुक हुए थे वो वापस से बहने लगे। रोनी खुद को रोक रहा था रोने से, पर दोस्ती के आगे वो भी हार गया। दोनों दोस्त रोते हुए मान की बॉडी को उठाते हैं। उन दोनों को रोता देखकर वहां पर जितने भी लोग थे सारे रोने लगते हैं। बाहर ही शेरा ने चिता तैयार किया था। दीवार और रोनी दोनों मान की बॉडी को उस चिता पर लिटा देते हैं। शेरा तुरंत लड़की में आग जलाकर दीवार के पास लेकर आता है। दीवार और रोनी जलती हुई मशाल को लेकर मान के साथ चक्कर लगाने के बाद चिता को आग के हवाले करते हैं। उन दोनों के सामने ही मान की बॉडी जल रही थी। दोनों बस किसी मूर्ति की तरह जलती हुई चिता को देख रहे थे। गाड़ी जाकर शेखावत मेंशन के सामने रुकती है। गार्ड तुरंत गेट खोलता है तो ड्राइवर गाड़ी अंदर ले जाता है। दिया खिड़की के पास सिर रखकर बैठी हुई थी, वो अभी भी रो रही थी। ड्राइवर गाड़ी रोकता है पर दिया नीचे नहीं उतरती है। दिया बेबी घर आ गया है। ड्राइवर दिया की तरफ देखते हुए कहते हैं। क्या करूंगी काका, घर आकर मेरी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गया। दिया रोते हुए कहती है।
ड्राइवर काका के भी आंसू निकल आते हैं। वो जल्दी से उतरकर अंदर जाते हैं आर्या को बुलाने। मालकिन आप कहाँ है? ड्राइवर काका अंदर जाकर आर्या को आवाज देते हैं। उनकी आवाज सुनकर आर्या तुरंत किचन से बाहर आती है। आर्या के साथ मैरी भी बाहर आती है। क्या हुआ काका, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? आर्या ड्राइवर काका के पास आते हुए कहती है। मालकिन वो दिया बिटिया बाहर गाड़ी में है, क्या हुआ है? दिया को आर्या परेशान होते हुए पूछती है। वो बस रोए जा रही है, अंदर भी आने से मना कर रही है। आर्या तुरंत भागते हुए बाहर जाती है। उसके पीछे मैरी भी जाती है। आर्या तुरंत गाड़ी के पास आकर दरवाजा खोलकर दिया को अपने गले से लगा लेती है। दिया क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही है? भाभी कहते हुए दिया आर्या से लिपट कर बिलक कर रोने लगती है। दिया बेबी आप रो क्यों रही है, किसी ने आपसे कुछ कहा? मैरी भी जाकर दिया के दूसरी साइड बैठकर उसे संभालने लगती है। भाभी आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। दिया हुआ क्या है, आप कैसे क्यों बोल रही है? आर्या रुआसा हो जाती है। दिया बस रोए जा रही थी, वो आर्या से कुछ बता ही नहीं रही थी। मदा दीवार बाबा को फोन करके उनसे बात करती हूँ, कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना जिस वजह से दिया बेबी रो रही है। मेरी दीदी अभी मत फोन करिए उन्हें, वो परेशान हो जाएंगे। बोल रहे थे कि आज बहुत जरूरी काम है तो मैं या कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, आर्या ने कहा। पर मदा दीवार बाबा को बताना तो पड़ेगा ही ना। दिया बेबी भी कुछ बता नहीं रही है, बस रोए जा रही है। मैरी भी परेशान हो गई थी। आप फिक्र मत करिए, मैं दिया से बात करती हूँ। दिया आप अपनी भाभी को भी कुछ नहीं बताएंगे? आर्या अपनेपन और लगाव से साथ बोलती है। भाभी प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए वरना मेरी जान चली जाएगी। दिया की ऐसी बातें आर्या को और परेशान कर रही थी। वो दीवार्थ को फोन भी नहीं कर सकती थी। दीवार्थ और रोनी की आंखों के सामने मान का शरीर जल रहा था। आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी। आज दीवार्थ का एक और भाई जैसा दोस्त उसे छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गया। मान का पूरा शरीर जलकर राख में बदल गया। दोनों अभी भी उस जल रही अंगारों को देख रहे थे। आखिर मान भी तो उन दोनों की दुनिया में सबसे अजीब चीजों में से एक था जो अब उन दोनों के बीच नहीं रहा। छोड़ गया अपनी अनगिनत यादें उन तीनों के पास जो उससे बहुत प्यार करते थे। छोड़कर अपनी दिया को हमेशा हमेशा के लिए चला गया। छोड़ गया उसके लिए पूरी जिंदगी भर के लिए दर्द, जिसमें अब वो शायद जीने वाली भी थी या कुछ और ही लिखा है उसकी जिंदगी में। दीवार राख लेकर वहां से देखावत मेंशन चला जाता है। आर्या दिया को किसी तरफ अंदर हॉल में लेकर गई। दिया का रोना अभी भी कम नहीं हुआ था। आर्या उसे चुप करा रही थी पर उसका रोना कम ही नहीं हो रहा था। दिया अभी भी आर्या की गोद में सिर रखकर रो रही थी। रोते रोते उसकी आंखें पूरी सूज गईं। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। दिया आप कुछ बता क्यों नहीं रही? आर्या का गला रुध गया था। भाभी वो मान दिया इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। क्या हुआ? मान को दीवार्थ और रोनी मेंशन आ गए। दीवार्थ की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की। उसे अच्छे से पता था अंदर दिया होंगी जो अब उससे सवाल करेगी, मान को ढूंढेगी। दीवार्थ अंदर चल, रोनी दीवार्थ को अंदर ले जाता है। रोनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अंदर जाऊं। दिया मुझे देखेगी तो सवाल करेगी जिसका जवाब मेरे पास होते हुए भी उसे नहीं दे पाऊंगा। दिया को उसके सवालों का जवाब देना ही होगा। आखिर सबसे पहले उसे ही तो मान की सच्चाई पता चली थी। अगर उसने मान को लेकर तुझसे कोई सवाल किया तो तू उसे जवाब देगा। रोनी दीवार्थ को जबरदस्ती अंदर ले जाता है। दोनों हॉल में जाते हैं जहां आर्या, दिया, मैरी और बाकी के सारे सर्वेंट थे। दीवार्थ जाकर दिया के बगल में बैठ जाता है। दिया। दीवार्थ की आवाज सुनकर दिया तुरंत आर्या की गोद में से सिर उठाकर दीवार्थ की तरफ देखती है। भाई दिया जाके दीवार्थ के सीने से लगकर रोने लगती है। दीवार्थ दिया को गले से लगाकर चुप कराने लगता है। दिया उसने जो गुनाह किया था उसे उसकी सजा मिल गई। बेहतर यही है कि तुम उसे याद करके रोना बंद करो। उनकी यादों को कैसे भुलाए भाई, आसान नहीं है दिया, पर तुम्हें उसे और उसकी यादों को भूलना होगा। इसी में सबकी भलाई है। क्या हुआ? मान को आर्या दीवार्थ से पूछती है। दीवार्थ एक नजर आर्या की तरह देखता है जो उसे ही देख रही थी। वो रहा मान। दीवार्थ रोनी के हाथ की तरफ इशारा करता है। आर्या रोनी के हाथ की तरफ देखती है। रोनी ने मटकी पकड़ी हुई थी जिसमें मान की राख थी। आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आर्या तुरंत दीवार्थ की तरफ देखती है। दीवार्थ बस पलके झपकाकर उसे सवालों का जवाब देता है। आर्या को बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। वो दिया को देखने लगती है जो दीवार्थ के सीने से लगी हुई रो रही थी। ऑफिस का लंच टाइम हो गया था। सभी लोग कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। शिखा रोनी को सुबह से कॉल करके थक गई थी पर रोनी का फोन हर बार ऑफ बता रहा था। ये लड़का मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, पर से फोन भी बंद कर रखा है। शिखा का मूड रोनी की वजह से अपसेट हो गया था। वो कैंटीन में सबसे कोने में बैठी हुई कॉफी पीते हुए रोनी को कोस रही थी। शशांक भी अपने कलीग्स के साथ बैठा हुआ कॉफी के साथ समोसे खा रहा था। कुछ देर बाद प्रिया कैंटीन में जाती है। वो अपने लिए कॉफी और सैंडविच लेकर काली ब्रांच ढूंढने लगती है।
शशांक की नज़र प्रिया पर पड़ती है तो उसी वक्त प्रिया की नज़र भी शशांक की नज़रों से टकराती है। शशांक की नज़रों ने जहां प्रिया के लिए गुस्सा नजर आ रहा था तो वहीं प्रिया की नज़र में शशांक के लिए तड़प नजर आ रही थी। प्रिया तुरंत नजरें फेर लेती है और अपने लिए खाली जगह ढूंढने लगती है। अरे प्रिया जी, आइए ना, हमारे साथ बैठकर लंच कर लीजिए, कुछ लड़के प्रिया को देखकर बेहद गंदे तरीके से कहते हैं। प्रिया उन सबको इग्नोर कर देती है और जाकर शिखा के बगल में बैठ जाती है। शशांक उन लड़कों को गुस्से से घूर रहा था। प्रिया जी, आप वहां क्यों चली गई, यहां आकर बैठिए, उन लड़कों में से एक लड़ने ने अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। शशांक गुस्से में उठकर उनकी तरफ बढ़ता ही कि तभी चट की आवाज सबके कानों में पड़ती है। शशांक जहां था वहीं पर रुक जाता है। वो लड़का अपने गाल पर हाथ रखे हुए प्रिया को गुस्से से घूर रहा था। सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे। ये थप्पड़ पूरी जिंदगी भर याद रखना। दोबारा कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने से पहले तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी कि ये थप्पड़ तुम्हें पड़ा क्यों था। प्रिया गुस्से में उस लड़के को अंगुली दिखाते हुए कहती है। ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की, दूसरे लड़के ने कहा। प्रिया उस लड़के के दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ मार देती है। ऐसे ही हिम्मत हुई थी तेरे दोस्त पर हाथ उठाने की, प्रिया उस दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए कहती है जो गुस्से में अपनी दोस्त की साइड ले रहा था। सभी हैरानी से प्रिया को देखने लगते हैं। प्रिया सबको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वो लड़का गुस्से से प्रिया को घूर रहा था। प्रिया के जाने के बाद सभी वापस से अपने खाने पर ध्यान लगा लेते हैं। शशांक वापस जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। दिया रोते रोते बेहोश हो गई थी। दीवार इस वक्त दिया के सिरहाने बैठा हुआ था और डॉक्टरों की टीम अपना काम कर रही थी। सर, इनको अभी आराम की जरूरत है, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था जिस वजह से ये बेहोश हो गई, डॉक्टर ने कहा। दीवार बस हाँ में सिर हिला देता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको 1 घंटे में होश आ जाएगा। पर दीवार सर, आप इनका ख्याल रखिए, 2 महीने ही हुए हैं इनको कोमा से बाहर आए हुए, ऐसे में इनका बेहोश होना ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि आप सब इनको सिर्फ खुश रखिए, अभी इन्हें पहले जैसे होने में वक्त लगेगा। जी डॉक्टर, हम सब दिया का ख्याल रखेंगे, उसे अब बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, दीवार दिया की तरफ देखते हुए कहता है जिसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। सभी लोग दिया के पास बैठे हुए थे। आर्या दीवार को पानी पिलाती है। वो दीवार के पास जाकर बैठ जाती है। दिया अभी भी गहरी नींद में थी। रॉनी अपना फोन निकालकर देखता है तो उसमें शिखा के ढेर सारे मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। रॉनी तुरंत शिखा को कॉल बैक करता है। रॉनी का फोन आता देखकर शिखा चिढ़ जाती है। वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। रॉनी दोबारा से शिखा को कॉल करता है पर शिखा वापस से कॉल कट कर देती है। रॉनी को अब गुस्सा आने लगा था शिखा पर। एक तो वो पहले से ही परेशान था, ऊपर से शिखा का बार बार फोन कट कर देता उसके गुस्से को बढ़ाने का काम कर रही थी। रॉनी तुरंत शिखा को मैसेज करता है। शिखा मैसेज देखकर इग्नोर कर देती है। शिखा, पिक द फोन, नहीं उठाऊंगी फोन, तुम्हारा कब से फोन लगा रही थी तो भाव खा रहे थे। शिखा मैसेज देखकर बोलती है। शिखा, फोन उठाओ प्लीज, पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूं, तुम अब और परेशान मत करो। रॉनी दोबारा से मैसेज करता है। क्यों परेशान हो? शिखा तुरंत मैसेज करती है। फोन तो उठाओ तभी तो तुम्हें बता पाऊंगा ना। शिखा तुरंत रॉनी को कॉल करती है। रिंग बजी भी नहीं, रॉनी फोन उठाकर अपने कान के पास ले जाता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? शिखा गुस्सा थी रॉनी से, जो उसकी आवाज से ही समझ आ रहा था। रॉनी तुरंत दिया के कमरे से बाहर चला जाता है। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? रॉनी नाराज होते हुए कहता है। तुम्हें कब से फोन लगा रही थी, तब तो तुमसे फोन उठाया नहीं जा रहा था, तो अब क्यों फोन कर रहे हो? शिखा, सिचुएशन हमेशा एक तरह नहीं होती है, बिना कुछ जाने तुम गुस्सा कर रही हो तो अच्छी बात है, करो करो और गुस्सा करो। रॉनी, क्या हुआ है? तुम परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो ही नहीं है ना शिखा? रॉनी, हुआ क्या है? शिखा परेशान हो जाती है। रॉनी शिखा को सब कुछ बता देता है। शिखा की तो हालत ही खराब हो जाती है, उसे दिया की फिक्र होने लगी थी। रॉनी, मैं भी आ रही हूं वहां पर। शिखा तुरंत ऑफिस से निकल जाती है। उसे प्रिया की याद आती है तो वो तुरंत उसके कैबिन में जाती है। प्रिया, जल्दी चल, आर्या के पास जाना है हमें। शिखा प्रिया के कैबिन में जाते हुए कहती है। शिखा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? प्रिया, जल्दी चल, तुझे रास्ते में सब बता दूंगी। शिखा प्रिया को लेकर तुरंत वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद शिखा और प्रिया भी दिया के कमरे में दिया के पास बैठी हुई थी। शिखा ने प्रिया को सब कुछ बता दिया कि आज क्या क्या हुआ है। लगभग 1 घंटे बाद दिया को होश आता है तो वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। उसे होश में देखकर सभी उसे घेरकर बैठ जाते हैं। दिया, अब कैसा महसूस हो रहा है? दिया दीवार की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। उसके देखकर ही लग रहा था कि उसे कितनी फिक्र हो रही थी दिया की। दिया दीवार के गोद में सिर रखकर लेट जाती है। दिया बिल्कुल शांत थी, ना वो रो रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी।
दीवार्थ ने भी दोबारा कुछ नहीं पूछा, वो बस दिया का सिर सहलाता रहा। दिया तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे हर वो लम्हा याद आता है जो वो मान के साथ गुजारी थी। दिया की बंद आंखों से भी आंसू की बूंद गिरने लगती है। दीवार्थ को महसूस होता है कि दिया रो रही है। दिया, कितनी बार समझाओ तुम्हें, अगर वो तुम्हारे रोने से वापस लौटकर नहीं आने वाला है। वो तुमसे, मुझसे, रोनी से, अपने पूरे परिवार से बहुत दूर चला गया। वो जहां गया है वहां से अब वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। भाई प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। नहीं भाई प्लीज, दिया रिक्वेस्ट करती है। सुनिए, अभी हम दिया को अकेला छोड़ देते हैं, कुछ देर बाद हम वापस आ जाएंगे, पर अभी के लिए दिया को अकेला छोड़ देते हैं। आर्या के कहने पर दीवार्थ दिया को बिस्तर पर लिटा देता है और सबको बाहर चलने के लिए इशारा करता है। दीवार्थ के इशारे पर सभी लोग दिया के कमरे से बाहर चले जाते हैं। दीवार्थ तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। मैरी दी, आप सबके लिए कॉफी बना दीजिए। आर्या दीवार्थ के पीछे कमरे में जाते हुए मैरी से कहती है। जी मदा। मैरी तुरंत किचन में चली जाती है कॉफी बनाने। दीवार्थ बेड के किनारे सिर झुकाए बैठा हुआ था। आर्या कमरे में जाती है। वो जाकर आराम से दीवार्थ के बगल में बैठ जाती है। आर्या दीवार्थ के कंधे पर हाथ रखती है। दीवार्थ आर्या की तरफ देखता है। दीवार्थ की आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें थी। आर्या तुरंत दीवार्थ को अपने गले से लगा लेती है। दीवार्थ को भी आर्या का सहारा मिल गया। अगर आप भी टूट जाएंगे तो दिया को कौन संभालेगा? आर्या, मुझसे दिया की हालत देखी नहीं जा रही है। इतना दर्द उस वक्त नहीं हुआ था जब दिया कोमा में चली गई थी, जितना आज हो रहा है उसे दर्द में तड़पे देखकर। मैं समझ रही हूं आपका दर्द, पर प्लीज अगर आप ऐसे ही रोएंगे तो मैं भी रो दूंगी। तुम मत रोना, वरना हमारे बच्चे को परेशानी होगी। आपके बच्चे को इस बात से भी परेशानी होगी कि उसके पापा रो रहे हैं। चलो अब नहीं रोता मैं। दीवार्थ तुरंत अपने आंसू साफ कर लेता है। आर्या कुछ देर तक दीवार्थ को गले लगाए हुए थी। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। दीवार्थ तुरंत उठकर बाथरूम में चला जाता है तो आर्या नीचे आ जाती है। शिखा और प्रिया दोनों वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। रोनी कुछ दूर पर ही खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। दीवार चेंज करके नीचे ही चला आता है। सभी हॉल में ही बैठे हुए थे। मैरी सभी के लिए कॉफी लेकर आती है। कुछ देर बाद शशांक भी आ जाता है। शशांक अंदर आता है तो शांत माहौल देखकर वो भी कुछ नहीं बोलता है। शशांक प्रिया को देखकर इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लगभग 1 घंटे बाद दिया खुद ही नीचे आती है। दिया जाकर दीवार्थ के बगल में बैठ जाती है। उसका पूरा चेहरा लाल और हल्का सुजा हुआ था। दिया से कोई कुछ भी नहीं पूछता है। आर्या तुरंत दिया के लिए पानी और कॉफी लेकर आती है। दिया चुपचाप पानी पीकर कॉफी पीती है। उसके सिर में दर्द भी बहुत ज्यादा था। कुछ देर बाद शिखा और प्रिया वहां से घर चली जाती है। रात को सभी डिनर करके सो जाते हैं। दिया ने भी नींद की दवा लेती ताकि वो रात भर अच्छे से सो सके। अगली सुबह दीवार्थ और रोनी मान की राख को प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। दिया तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। दीपक क्लास में बैठा हुआ दिया का इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपनी घंटी तरफ देख रहा था। क्लास का टाइम हो गया है पर दिया अभी तक आई क्यों नहीं? ड्राइवर गाड़ी कॉलेज के सामने रोकता है। दिया तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाती है। दिया गहरी सांस लेकर गेट के अंदर की तरफ जाती है। दिया सिर झुकाए हुए अपने कदम क्लास की तरफ बढ़ा रही थी। वो मान को नहीं याद करना चाहती थी। वो अब उसे पूरी तरह भूलकर आगे बढ़ जाना चाहती थी। दिया क्लास के अंदर जैसे ही पहुंचती है तुरंत प्रोफेसर शर्मा आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। दिया जल्दी से एक काली सीट देखकर बैठ जाती है। वो जल्दी में ये भी नहीं देखती है कि वो किसके बगल में बैठी है। दीपक जब अपने बगल में दिया को देखता है तो मुस्कुरा उठता है। हाय। दिया तुरंत बगल में देखती है तो दीपक उसे देखकर और भी ज्यादा स्माइल करने लगता है। सामने देखिए सर पढ़ा रहे हैं। दिया इतना बोलकर सामने की तरफ देखने लगती है। तुम्हें देखने के बाद कोई और चीज देखूं ये नामुमकिन है। दिया दीपक सामने ना देखकर बुक की तरफ देखने लगता है पर उसकी तिरछी नजर दिया पर ही थी। उनकी क्लास खत्म होते हैं सभी बाहर जाने लगते हैं। आप कल क्यों नहीं आई थी दिया? जी। दीपक अब दिया की तरफ देखकर पूछता है। मन नहीं किया इसीलिए नहीं आई। दिया बिना दीपक की तरफ देखे ही बोलती है। आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? क्यों? मुझे क्या हो गया? आपकी आंखें हल्की सूजी हुई लग रही है और चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। हाँ बस थोड़ा सा फीवर हो गया था। दवा ली आपने? दीपक प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं अभी आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूं तो आप मुझसे कोई भी सवाल मत करिए। दिया चिढ़ते हुए बोलती है। सॉरी, मुझे पता है आप अभी अच्छा महसूस नहीं कर रही होंगी इसीलिए आप ज्यादा बात नहीं करना चाहती। आप आराम से बैठिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दीपक चुप होकर सीधे होकर बैठ जाता है। दीवार्थ मान के राख को पूरे विधि विधान के साथ प्रवाहित कर देता है। दीवार्थ भगवान से प्रार्थना करता है कि मान की आत्मा को शांति मिले। दोनों वहां से सीधे घर जाते हैं। शशांक ऑफिस चला गया था। उसे अभी मान के बारे में कुछ पता नहीं था।
दीवार्थ और रोनी दोनों नहाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्या मुंह लटकाकर हॉल में ही बैठी हुई थी। आर्या, क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? दीवार्थ आर्या के पास बैठते हुए कहता है। घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। आपने तो काम करने से भी मना कर दिया है, तो दिन भर अकेली बैठी रहती हूँ घर पर। हम्मम तो मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं वहां जाकर करूंगी भी क्या काम, मेरा अब मन नहीं करता काम करने का। वो तो मैं शिखा की जिद की वजह से जॉब करने लगी थी। मामी जी को पैसे का लालच आ गया तो वो मुझे जॉब करने से मना ही नहीं कर पाए। काम नहीं करोगी तो मेरे साथ ही रहना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी आए। आर्या तुरंत उठकर ऊपर कमरे में चली जाती है। आज बीबी जी भी चलेंगी? दीवार्थ रोनी शरारत भरे अंदाज में कहता है। हाँ, तब तो तुम काम चुके। दीवार्थ रोनी को घूर के देखता है। रोनी तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। उसे दीवार्थ के हाथ से मार नहीं खानी थी। आर्या तुरंत अपना फोन लेकर नीचे आती है। अब चले। हाँ, दीवार्थ आर्या का हाथ पकड़कर बाहर जाता है। बाहर रोनी उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहा था। रोनी जाकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। दीवार्थ और आर्या पिछली सीट पर बैठते हैं। उन तीनों के बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कुछ देर बाद तीनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। आर्या बहुत दिनों बाद ऑफिस आई थी तो उसे थोड़ा बदलाव सा दिख रहा था। रोनी तुरंत उतरकर अंदर चला जाता है। दीवार्थ आर्या के हाथ पकड़कर अंदर की तरफ जाता है। दीवार्थ के साथ आर्या को देखकर दरवाजे के पास खड़े गार्ड को हैरानी होती है, पर वो बेचारा कुछ पूछ भी नहीं सकता था, वरना उसकी नौकरी चली जाती। आर्या अपनी साड़ी से अपना पेट ढक लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को किसी की नजर ना लगे। दोनों साथ में अंदर जाते हैं। सारे एम्प्लॉय दीवार्थ को देखकर ग्रिड करते हैं, पर साथ में आर्या को देखकर सभी हैरान भो होते हैं। सबकी नजर दीवार्थ और आर्या पर ही थी। दीवार्थ ने आर्या का हाथ थाम रखा था। दीवार्थ अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। यार, ये आर्या ने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है, सीधे हमारे बॉस को ही पटा लिया। सभी लोग आर्या और दीवार्थ को लेकर बातें बनाने लगे। दीवार्थ को कोई मतलब नहीं था, वो अपनी जान और जानेमन को लेकर अपने कैबिन में चला गया। क्या आर्या ही हमारे बॉस की बीवी है? एक एम्प्लॉय ने कहा। वहां से गुजर रही शिखा ने उसकी बात सुन ली तो उसके कदम खुद ब खुद उसी तरफ मुड़ गए। शिखा जाकर उस लड़की के सामने खड़ी हो जाती है। वो लड़की शिखा को अपने सामने देखकर एकदम से हड़बड़ा जाती है। तुम्हें नहीं पता है क्या कि आर्या हमारे बॉस की बीवी है? शिखा मैम, हम तो बस आर्या मैम को बॉस के साथ पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए मैंने बस यही सबसे पूछा कि आर्या मैम हमारे बॉस की वाइफ है। वो लड़की धीरे से बोलती है। हाँ, शिखा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। वो तुरंत दीवार्थ के कैबिन की तरफ जाती है। दीवार्थ सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में आर्या बैठी हुई थी। दीवार्थ बड़ी शिद्दत से आर्या के होठों को चूम रहा था। आर्या भी दीवार्थ के पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे के होठों के रस को पी रहे थे। दीवार्थ का हाथ आर्या के गले के नीचे हरकत कर रहा था। शिखा का डोर नॉक करती है। डोर बेल की आवाज सुनकर आर्या दीवार्थ से दूर हटने लगती है, पर दीवार्थ आर्या को दूर करने के बजाय और करीब कर लेता है। शिखा बार दो डोल बेल बजा रही थी। शिखा जब परेशान हो जाती है तो गुस्सा कर वहां से अपने कैबिन में चली जाती है। दीवार्थ कुछ देर बाद आर्या के होठों से अलग होता है। कोई कब से आकर नॉक कर रहा था, कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यार की दुश्मन शिखा थी। दीवार्थ चिढ़ते हुए कहता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर शिखा ही थी? मैंने बाहर नो डिस्टर्ब मी का बोर्ड लगा रखा है। एक वही है जिसे कुछ दिखता नहीं है, तो सीधी सी बात है आज भी नहीं दिखा होगा, इसीलिए कब से नॉक कर रही थी। आर्या को हंसी आने लगती है। तुम क्यों हंस रही हो? दीवार्थ आर्या को घूरते हुए कहता है। आपकी प्यार की दुश्मन पर हंसी आ रही है। पक्का उसे पता चला होगा कि मैं आज ऑफिस आई हूं, इसीलिए उसने बोर्ड को इग्नोर किया और आकर बेल बजाने लगी। हाँ, उसके होने वाले पतिदेव जी ने बताया ही होगा। आज दीवार्थ सारा काम छोड़कर अपनी बीवी के साथ ऑफिस रोमांस कर रहा था। उधर रोनी दीवार्थ को कोस रहा था। खुद तो भाभी जी के साथ लगा होगा और मुझे अपने हिस्से का भी काम पकड़ा दिया। अब मैं अपनी जान के पास कैसे जाऊं काम छोड़कर? रोनी गुस्से में अपने ही बाल नोचने लगता है। दिया सारी क्लासेस अटेंड करती है। दीपक उसे परेशान नहीं करता है। दोनों ही चुपचाप बैठ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाते हैं। सारी क्लास खत्म होने के बाद दिया क्लास से बाहर जाने लगती है। दिया जी कल कॉलेज आएंगी कि नहीं? दीपक दिया के साथ चलते हुए कहता है। हाँ तो फिर ठीक है, नहीं आए तो आप भी नहीं आएंगे क्या? अगर कल आप नहीं आएंगी तो मैं सीधे आपके घर चला आऊंगा आपको लेने। दीपक अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। मेरे घर आना इतना आसान नहीं है दीपक जी, दिया आगे बढ़ते हुए कहती है। क्यों ना, आपके घर में कोई डेंजर पर्सन रहता है क्या? उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दिया कॉलेज के बाहर गेट पर खड़ी हो जाती है। दीपक पार्किंग में चला जाता है अपनी गाड़ी लेने के लिए। दीपक अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद दिया के लिए भी गाड़ी आ जाती है। दिया तुरंत उसमें बैठती है तो ड्राइवर गाड़ी मेंशन की तरफ बढ़ा देता है।
दिया जब घर पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ सर्वेंट को छोड़कर। मेरी दीदी भाभी कहाँ है, दिख नहीं रही। दिया बेबी मदा दीवार बाबा के साथ ऑफिस गई है। ओके, दिया तुरंत ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद मैरी उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर उसके कमरे में जाती है। दिया सिर झुकाकर वैसे ही बैठी हुई थी। मदा आपके लिए स्नैक्स और कॉफी। मैरी ट्रे दिया के सामने रख देती है। दिया तुरंत बाथरूम से हाथ मुंह धोकर आकर बैठ जाती है। मैरी ने जो उसके लिए स्नैक्स और कॉफी लेकर आई थी वो खाने लगती है। टीवी ऑन करके उसमें कार्टून देखने लगती है। रॉनी का पूरा दिन काम में बीतता है। वो बार दो दीवार को कोस रहा था। दीवार भी थोड़ा बहुत काम करता है, नहीं तो आर्या को गोद में बिठा रोमांस करता है। आज कोई भी उसके कैबिन में नहीं गया। दीवार्थ ने आज की सारी मीटिंग वगैरह कैंसिल करवा दी थी, जिस वजह से सामने वाला दीवार्थ से नाराज भी हो गए, पर दीवार्थ को इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कल से नहीं आऊंगी, आर्या गुस्से में कहती है। क्यों नहीं आओगी कल से? दीवार्थ आर्या के होठों को चूमते हुए कहता है। आज आपने कोई काम नहीं किया और सारी मीटिंग भी कैंसिल करवा दी। अब तुम आए हो तो मैं काम करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अपनी बीवी के साथ रोमांस करूंगा, तो अभी कर भी रहा हूं। आर्या दीवार्थ को घूर के देखती है। आर्या को ऐसे देखकर दीवार्थ के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आप ना मुझे सुबह से ही परेशान कर रहे हैं, इतनी जल्दी तुम्हारे होंठ थक गए? मेरे होंठ तो अभी तक नहीं थके हैं। मुझे नहीं पता कि आपके होंठ क्यों नहीं थके हैं, पर मैं जरूर थक गई हूं। घर चले? आर्या तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। दीवार्थ तुरंत रॉनी को मैसेज कर देता है कि वो घर जा रहा है। रॉनी तुरंत दीवार्थ का मैसेज देखता है। कमीना कहीं का। रॉनी तुरंत फोन साइड रखकर अपना काम करने लगता है। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितने गुस्से में है। चलो अब घर चलते हैं, मेरा भी मन कर रहा है घर जाने का। दीवार्थ आर्या को देखकर कैबिन से बाहर आता है। उसे बाहर आता देखकर सभी शांत हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। दीवार्थ सबको इग्नोर करते हुए आर्या के साथ लिफ्ट से नीचे जाता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। दीवार्थ और आर्या घर पहुंचते हैं। दिया अकेली हॉल में बैठी हुई थी। दीवार्थ जाकर दिया के पास बैठ जाता है। आर्या तुरंत किचन में चली जाती है। दिया ठीक हो ना? दिया बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। आज का दिन कॉलेज में कैसा रहा तुम्हारा? ठीक ही था, दिया धीरे से बोलती है। दीवार्थ अच्छे से जानता था कि दिया अभी तक सही नहीं है। दिया आज हम सभी लोग बाहर चले डिनर करने के लिए। भाई आप भाभी के साथ चले जाइएगा, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। आर्या तीनों के लिए कॉफी बना रही थी। दीवार्थ दिया से बात कर रहा था। दिया बस हाँ हूं में जवाब दे रही थी। उसका बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, पर वो दीवार्थ को मना भी नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद आर्या सभी के लिए कॉफी लेकर आती है। आर्या को देखकर दिया बस मुस्कुरा देती है। वो अपने भाई भाभी के लिए बहुत खुश थी, पर खुद की जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं। शाम हो गई थी और धीरे धीरे करके सभी लोग जाने लगे थे। प्रिया भी टाइम देखती है तो शाम के 6 बज रहे थे। वो अपना सामान बैग में रखने लगती है। शशांक भी घर जाने की तैयारी करने लगता है। रॉनी बेचारा अभी तक काम कर रहा था। उसे अपने हिस्से के काम के साथ दीवार्थ के हिस्से का काम भी करना पड़ गया था, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। शिखा आज 2-3 बार रॉनी से मिलने के लिए गई थी, पर रॉनी को बिजी देखकर वापस भी चली गई थी, बेचारी। प्रिया अपना बैग लेकर कैबिन से निकलती है, तभी उसके सामने का भी दरवाजा खुलता है और शशांक बाहर आता है। शशांक और प्रिया की नजर आपस में टकराती है। दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। शशांक तुरंत अपनी नजरें फेरकर आगे बढ़ जाता है। प्रिया कसके अपनी आंखें मूंद लेती है। उसे शशांक का इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ना चाहते हुए भी प्रिया की आंखें नम हो जाती है। शशांक तुरंत लिफ्ट से नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद शिखा भी अपने कैबिन से निकलती है। प्रिया बाहर खड़ी होकर शिखा का इंतजार कर रही थी। शिखा तुरंत नीचे जाती है। शिखा दी आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, और एक आप है कि जीजू से मिलकर मन ही नहीं भर रहा है, प्रिया गुस्सा करते हुए कहती है। आज तुम्हारे जीजू के पास टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारी दीदी से बात कर सके, शिखा आगे बढ़ते हुए कहती है। मतलब आज बहुत बिजी है तुम्हारे जीजू? बॉस के हिस्से का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आज उनकी बीवी जी ऑफिस आई थी तो वो आज कोई काम नहीं किए हैं, रोमांस को छोड़कर, शिखा मुस्कुराते हुए कहती है। क्या आज दी भी ऑफिस आई थी जीजू के साथ? प्रिया हैरान होते हुए कहती है। शिखा हाँ में सिर हिला देती है। दी ने एक बार बताया तक नहीं। उसने तो मुझे भी नहीं बताया कि वो ऑफिस आ रही है, शिखा प्रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है। दोनों ही साथ में चल रही थी। शशांक कब का घर जा चुका था। वो पूरे रास्ते भर प्रिया के बारे में ही सोच रहा था। उसके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करके उसके होठों पर स्माइल उभर आई थी, पर कुछ कड़वी यादें याद करके उसकी सारी स्माइल गायब भी हो गई। चेहरे पर उदासी और दर्द दोनों साफ दिखने लगा। बॉस मान सर को किसी और ने नहीं बल्कि दीवार शेखावत ने ही मारा है। कोई अनजान आदमी मिस्टर खन्ना पर फोन से बात कर रहा था।
क्या बक रहे हो दीवार, भला मान को क्यों मरेगा, वो तो उसका दोस्त था। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मान सर ही काली थे। ये बात दीवार शेखावत को पता चल गया और ये बात खुद आपकी होने वाली छोटी बहू ने ही बताया होगा दीवार को, क्योंकि दिया शेखावत मान सर की सच्चाई जान चुकी थी, इसीलिए तो मान सर ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, पर वो मरने के बजाय कोमा में चली गई। मिस्टर खन्ना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दीवार ने मान को मारा है। आप ठीक तो है ना, मिस्टर खन्ना सामने से आवाज आए। हाँ मैं ठीक हूँ, मिस्टर खन्ना ने कहा और तुरंत फोन कट कर दिया। दीवार्थ ने मेरे बेटे को क्यों मारा, मिस्टर खन्ना खुद से ही सवाल करते हैं, पर उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दीवार्थ, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। मैं आ रहा हूं तुमसे अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। मिस्टर खन्ना तुरंत शेखावत मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। ये मिस्टर खन्ना कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त पार्थिव शानी से पूछता है। अब मुझे क्या पता कि वो कहाँ गए हैं, मुझे थोड़ी न कुछ बताया है, जो भी बताया होगा वो माँ को बताया होगा, शानी पार्थिव का कोट उतारते हुए कहती है। सार्थ वहीं पर खेल रहा था अपने नए खिलौने के साथ जो पार्थिव उसके लिए लेकर आया था। मैं उनसे तो कुछ भी पूछने नहीं जाऊंगा, पार्थिव नफरत करने लगा था अपनी माँ से। शशांक जब घर पहुंचता है तो देखता है दिया बाहर गार्डन में अकेली बैठी हुई किसी गहरी सोच में गुम थी। शशांक अंदर ना जाकर सीधे दिया की तरफ जाता है। शशांक जाकर दिया के बगल में बैठ जाता है। शशांक कुछ देर तक दिया को देखता है जो गर्दन झुकाए हुए नीचे घास को घूर रही थी। दिया शशांक दिया के कंधे पर हाथ रखता है। दिया अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करते ही चौंक जाती है। वो तुरंत अपने बगल में देखती है। भाई आप कब आए, दिया अच्छे से बैठ जाती है। मैं तो कब का आया हुआ हूं, पर तुम ही किसी सोच में गुम हो कि तुम्हें पता तक नहीं चला कि तुम्हारे बगल में कोई आकर कब का बैठा हुआ है। भाई आप नाराज क्यों हो रहे हैं, बच्चे मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि तुम परेशान की बात से हो। शशांक प्यार से दिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है। बच्चे मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि तुम परेशान किस बात से हो। शशांक प्यार से दिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है दिया तभी तो तुमसे बात करने आया हूं। भाई आप बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। दिया मैंने कुछ पूछा है तुमसे, उसका जवाब दो। शशांक इस बार थोड़ा कड़क आवाज में बोतला है। दिया चुप हो जाती है। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि शशांक को बताए क्या। कहाँ खो गई दिया, शशांक की आवाज सुनकर दिया अपने ख्यालों से बाहर आती है। दिया मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में अब कुछ कहने सुनने लायक बचा ही नहीं है, तो मैं क्या किसी को बताऊं। दिया ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है। जिसके लिए तुम इतना सब कुछ सह रही हो, क्या उसे तुम्हारी फिक्र थी उस वक्त जब तुम उसके पास थी। दिया इस पर कुछ नहीं बोलती है। हालांकि शशांक को यह बात नहीं पता थी कि मान मर चुका है। उसे इतना पता है कि मान को दीवार ने कैद कर रखा है। देखो दिया, उसे भूलकर आगे बढ़ो, इसी में हम सबकी भलाई है। शशांक के सवाल का दिया जवाब भी दे पाती उससे पहले मिस्टर खन्ना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। शशांक और दिया तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं अब पता नहीं भाई, अब वहीं चलकर ही पता चलेगा। शशांक और दिया तुरंत वहां से चले जाते हैं मिस्टर खन्ना के पास, जो दरवाजे के बाहर से ही चिल्लाते हुए दीवार को बुला रहे थे। दीवार जब मिस्टर खन्ना की आवाज सुनता है तो तुरंत बाहर आता है। उसके पीछे ही आर्या भी आती है। अंकल आप बाहर से ही क्यों चिल्ला रहे हैं, आप अंदर क्यों नहीं आए, दीवार मिस्टर खन्ना के सामने खड़े होते हुए कहता है। मिस्टर खन्ना दीवार को देखकर इतने आग बबूला हो जाते हैं कि वो तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। आर्या के साथ साथ दिया की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। दीवार शेखावत माफिया किंग तू ही है ना, मिस्टर खन्ना गुस्से में कहते हैं। अंकल आप पहले मेरा कॉलर छोड़िए, दीवार शांति से कहता है, पर अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा था। तूने क्यों मेरे बेटे को मारा, पहले ये बता, तभी मैं तेरा कॉलर छोड़ूंगा कुत्ते। दीवार ने मुट्ठी बंद कर ली। वो अपने गुस्से को काबू में करने लगा। अंकल मेरा कॉलर छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। उस शांत से माहौल में जोर से थप्पड़ की आवाज गूंजती है। आर्या तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। दिया भी डर के 2 कदम पीछे हो जाती है। दीवार गुस्से में खड़ा था और नीचे जमीन पर मिस्टर खन्ना मुंह के बल गिरे पड़े थे। उनके राइट साइड वाले गाल पर दीवार के अंगुलियों के निशान छप गए थे। आपके बेटे ने कितने गुनाह किए थे ये आपको नहीं दिखता है बस कि मेरे बेटे को क्यों मारा, उसने कितनी मासूम जिंदगियां खराब की, ना जाने कितने घर बर्बाद किए। दीवार तुरंत दिया का हाथ पकड़कर मिस्टर खन्ना के सामने जाकर खड़ा कर देता है। इससे तो प्यार करता था ना आपका, तो इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की। मेरी बहन को कितना दर्द दिया आपके बेटे ने, क्या गलती थी मेरी बहन की जो उसे आपके बेटे ने इतनी बड़ी सजा दी, बोलिए मिस्टर खन्ना क्यों किया उसने ऐसा, दीवार गुस्से में चीखते हुए बोलता है। मिस्टर खन्ना जमीन पर वैसे पड़े हुए ही सब सुन रहे थे। आपको पता है वो कितनी लड़कियों के साथ पैसे देकर सोता था, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो उनके साथ बिस्तर पर जबरदस्ती करता था। मैं भी किससे कह रहा हूं जो खुद ही वैसा है, जैसा बाप वैसा बेटा।
मुझे तो पार्थिव पर दया आती है, उस बेचारी की क्या गलती थी कि तुम सबने उसे ऐसी सजा दी। रॉनी अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस से घर जाने के लिए निकल जाता है। आज बहुत ज्यादा लेट हो गया, इस दीवार के बच्चे को घर जाकर अच्छे से बताऊंगा, रॉनी बड़बड़ाते हुए ऑफिस से कार लेकर निकल जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद रॉनी घर पहुंचता है। रॉनी गाड़ी पार्क करके अंदर जाता है। अंदर हॉल में ही सभी लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर मिस्टर खन्ना की चोट देख रहे थे। दीवार सर, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना सीख लीजिए, इनको बहुत जोर की पड़ी है, स्किन फट गई है गाल की। डॉक्टर मिस्टर खन्ना की चोट को साफ करते हुए कहते हैं। कोशिश तो कर रहा था डॉक्टर साहब, पर इन्होंने ही उसे शांत नहीं रहने दिया। क्या जरूरत थी इनको गाली देने की, वो भी मेरी मरी हुई माँ को। डॉक्टर साहब उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं। वो मिस्टर खन्ना की चोट पर दवा लगाकर उनको एक पर्चा पकड़ा दिया जिसमें दवाइयों के नाम लिखे हुए थे। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर साहब अपना बैग लेकर चले जाते हैं। रॉनी जाकर दीवार के बगल में बैठ जाता है। इनकी हालत ऐसी कैसे हुई, रॉनी धीरे से दीवार से पूछता है। मैंने ही थप्पड़ मारा था इनको, दीवार भी धीरे से बोलता है। रॉनी तुरंत दीवार का चेहरा देखने लगता है। बाद में तुझे सब बताऊंगा, अभी के लिए तू अपना मुंह बंद रख। दीवार रॉनी की आंखों में बारी बारी से देखते हुए कहता है। रॉनी सीधे होकर बैठ जाता है। भाई मान भाई की डेथ हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। शशांक पसरी हुई खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है। आजकल तुम कहाँ रहते हो किसी को पता नहीं है। रात को आओगे और सुबह होते ही तैयार होकर ऑफिस चले जाओगे, तो कहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आजू बाजू क्या हो रहा है। दीवार शशांक को घूरते हुए कहता है। दीवार की बात सुनकर शशांक तुरंत उससे नजरें चुराने लगता है। आजकल कहाँ बिजी रहते हो तुम, कहीं भी नहीं भाई, मैं बस अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ। आप ही तो चाहते थे ना कि मैं जिम्मेदार बनूं, तो वही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। शशांक एक ही सांस में जवाब देता है। मिस्टर खन्ना बिना कुछ बोले ही जाने लगते हैं। अंकल सॉरी, मैंने आप पर हाथ उठाया। जानता हूं कि आप मान की मौत से काफी दुख में हैं, पर आपको मेरी माँ को गाली नहीं देनी चाहिए थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अगर किसी ने बोलने की जरूरत भी को तो उसका वो हाल करूंगा कि दोबारा कभी किसी को बोलने के काबिल ही नहीं रहेगा। दीवार ने शांति से अपनी बात कह दी। मिस्टर खन्ना बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉनी दीवार को अपनी तरफ घुमा लेता है। अब बता, मेरी गैरमौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था। दीवार रॉनी को सारी बात बता देता है। दीवार की बात रॉनी बड़े ध्यान से सुन रहा था। दीवार अपनी बात कह के जैसे ही चुप होता है, रॉनी जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसता देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इसे क्या हुआ। दीवार तूने बहुत अच्छा किया, इनको वैसे ही बातें समझ में आती है। रॉनी को अपनी आंखें दिखाता है तो वो चुप हो जाता है। दिया को पसंद नहीं आया कि मैंने अंकल पर हाथ उठाया, दीवार धीरे से रॉनी के कान में कहता है। रॉनी तुरंत दिया की तरफ देखता है जो नाराजगी से उन्हीं दोनों को देख रही थी। रॉनी दिया को देखकर स्माइल कर देता है, पर दिया मुस्कुराने के बजाय गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रॉनी की स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। आर्या भी उठकर वहां से चली जाती है। भाभी को क्या हुआ, रॉनी हैरान हो जाता है। आर्या भी नाराज है मुझसे। रॉनी दीवार को देखने लगता है। ऐसे क्या देख रहा है, दीवार को अजीब लगता है रॉनी का उसे ऐसे देखना। तुझे देख रहा हूं, क्यों, जाओ जाकर दोनों को मनाओ और माफी मांगो। वो तो मांगनी ही पड़ेगी। दीवार भी उठकर पहले दिया के कमरे में जाता है। 2-3 घंटे बाद तीनों नीचे आते हैं। उन दोनों को देखकर ही लग रहा था कि उन्होंने दीवार को बख्श दिया है। रॉनी और शशांक भी नीचे आ जाते हैं। सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। दिया भी आज बात कर रही थी, थोड़ा ही सही पर वो कर रही थी। 6 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद रॉनी और शिखा की शादी थी, जिसके लिए सभी लोग शॉपिंग वगैरह करने में लगे हुए थे। दिया मान को भूलकर आगे बढ़ गई थी। अब वो पहले की तरह हंसी थी, मस्ती करती, सबको परेशान करती थी। उसे पहले की तरह पाकर तीनों भाई गदगद हो गए थे। दीपक और दिया दोनों में भी इन 6 महीनों में थोड़ी बहुत क्लोजनेस बढ़ी थी, पर दिया दीपक से दूरी ही बनाकर रखती थी, जो दीपक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शशांक और प्रिया दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे। प्रिया अब शशांक को बिल्कुल परेशान नहीं करती और ना ही अब उसके रास्ते में आती। आर्या का पेट अब बाहर निकल गया था। उसके पेट को देखकर लगता था कि उसकी प्रेगनेंसी 9 महीने की है, पर अभी 6 महीने ही हुए थे। अब जुड़वा बच्चे हैं तो लाजमी सा है कि उसका पेट ज्यादा ही निकला है। भाभी मुझे अभी और शॉपिंग करनी है। शिखा भाभी का भी फोन आया था, वो भी आ रही है, तो क्यों ना हम सब साथ में चले। दिया आर्या के पीछे पीछे घूम रही थी। दिया आपको कितनी शॉपिंग करनी है अभी भाभी, बस आज मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैं मॉल में कैसे जाऊंगी, इससे बेटर है कि आप और शिखा चली जाओ। आर्या अपना पेट संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, दिया आर्या को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहती है। जिद्दी बच्चा, आर्या दिया के सिर को सहलाते हुए कहती है। आर्या की बात पर दिया मुस्कुराने लगती है। कब चलना? शिखा भाभी आती ही होंगी, साथ में ही चलना है।
उनको आ जाने दीजिए, फिर चलते हैं। दिया आर्या को सहारा देकर सोफे पर बिठा देती है। ओए मेरे नन्हे शैतान, क्या कर रहे हो अभी? दिया अपना कान दिया के पेट पर लगाते हुए बच्चों को महसूस करने लगती है। अभी दोनों शैतान सो रहे हैं, आर्या हंसते हुए कहती है। यार आज के दिन तो छुट्टी कर लेने दे, रोनी दीवार से कहता है जो लैपटॉप में लगा हुआ था। शादी 1 हफ्ते बाद है और तू आज ही छुट्टी लेकर क्या करेगा? बीवी के साथ शॉपिंग पर जाना है और किस लिए छुट्टी मांग रहा हूं तुझसे? रोनी चिढ़ते हुए कहता है। शिखा की शॉपिंग तू करवाएगा? हाँ ठीक है, चल साथ में चलते हैं। मैं भी आर्या की शॉपिंग करवा दूंगा। जब तू अपनी बीवी की शॉपिंग करवा सकता है तो मैं क्यों पीछे रहूं? दीवार लैपटॉप बंद कर देता है। आज सूरज कहां से उगा था कि मुझे आज ये देखना और सुनना पड़ रहा है? रोनी खुश होते हुए कहता है। सूरज अपनी जगह से ही उगा था। अब चल, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर वरना तेरी छुट्टी कैंसिल, समझा? दीवार कैबिन से बाहर निकल जाता है। रोनी मुंह बनाते हुए दीवार के पीछे जाता है। शशांक को बोल कि हमारे साथ चले, दीवार लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहता है। रोनी तुरंत भागकर शशांक के कैबिन में जाता है। ये नौटंकी, चल ड्रैकुला शॉपिंग करने के लिए आज घर जा रहा है, तुझे भी बुलाया है, रोनी कैबिन में दाखिल होते हुए कहता है। सच्ची भाई? शशांक खुशी से फुले नहीं समा रहा था। हाँ जल्दी चल वरना हमें छोड़कर चला जाएगा। शशांक तुरंत अपना फोन लेकर रोनी के साथ चल देता है। बाहर गाड़ी में बैठा दीवार उन दोनों का इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गए ये दोनों गंधे? दीवार टाइम देखते हुए कहता है। दोनों भागते हुए आकर गाड़ी के बैक सीट पर बैठ जाते हैं। दीवार आज ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। शिखा, प्रिया, दिया और आर्या घर से निकल जाती है शॉपिंग के लिए। अब उन सबको क्या पता था कि सारे भाई घर आ रहे हैं उनके साथ शॉपिंग करने के लिए। कुछ देर बाद दीवार, रोनी और शशांक घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चला है कि चारों पहले ही घर से निकल चुकी है। दीवार तुरंत शेरा को फोन करता है। यश बॉस। शेरा फोन रिसीव करते ही कान के पास ले जाकर तुरंत बोलता है। इस वक्त तुम सब कहां पर हो? बॉस, हम मालकिन के साथ मॉल आए हैं। किस मॉल में हो? इस वक्त तुम लोग फैशन के मॉल में है। ठीक है, मैं वहीं पर आ रहा हूं, तब तक सबका ख्याल रखना। दीवार तुरंत फोन कट कर देता है। दीवार ड्राइवर को एड्रेस बताता है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी मोड़ लेता है। चारों लड़कियां खिलखिलाते हुए हर एक शॉप में जाकर सामान देख रही थी। एक को पसंद आता तो दूसरे को पसंद नहीं आता। चारों ही एक दूसरे की पसंद नापसंद पूछकर अपने लिए सामान खरीद रही थी। भाभी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर किसी दूसरी शॉप पर चले। दिया मुंह बनाते हुए अपने हाथ में पकड़ा टॉप रख देती है। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। तुम तीनों जाकर अगल अगल शॉप पर अपने लिए जो भी लेना है ले लो और आकर मुझे यही मिलो, तब तक मैं अपने लिए साड़ी देख लेती हूँ। भाभी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दिया आर्या के पास बैठ जाती है। दिया, आप जाकर अपनी शॉपिंग करिए, हमारी चिंता मत करिए। ये पीछे 10 गार्ड क्यों खड़े हैं? मेरे सुरक्षा के लिए ही ना। पर भाभी, पर वर कुछ नहीं, जाकर अपनी शॉपिंग करिए, आर्या ऑर्डर देते हुए कहती है। दिया को ना चाहते हुए भी वहां से दूसरी शॉप पर जाना ही पड़ता है। आर्या उसके बगल वाले शॉप पर बैठकर अपने लिए साड़ी देखने लगती है। यार पहुंच तो गए, यहाँ पर सारी लड़कियों को ढूंढेंगे कहाँ? रोनी अपने सामने उस बड़े से मॉल को देखते हुए कहता है। ट्रैकर से दीवार अपने फोन में कुछ करते हुए कहता है। आर्या इस वक्त 5वें फ्लोर पर है, तो सीधी सी बात है बाकी की तीनों भी वहीं पर होंगी। दीवार तुरंत आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे शशांक और रोनी भी जाते हैं। आर्या को कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। पिछले आधे घंटे से वो सिर्फ साड़ी देख रही थी पर पसंद एक भी नहीं आई थी उसे। मैडम, आपको साड़ी पसंद भी आ रही है कि बस देखती जा रही है? आपने आधे से ज्यादा साड़ियां देख ली पर अभी तक कुछ पसंद नहीं किया है, वो सेल्स बॉय परेशान होते हुए कहता है। क्या भैया गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब आपके दुकान में कुछ ढंग का रहेगा तभी ना पसंद आएगा। आर्या उस लड़के की बात पर चिढ़ते हुए बोलती है। मेरी बीवी को यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। दीवार जाकर आर्या के बगल में बैठ जाता है। दीवार को देखकर आर्या खुश हो जाती है। आप कब आए? जस्ट अभी आया हूँ। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा है? आर्या मायूसी से ना में सिर हिला देती है। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, आज हम चारों मिलकर शॉपिंग करेंगे। दीवार आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए दूसरी तरफ ले जाता है। शिखा एक शॉप पर अपने लिए दुपट्टा देख रही थी। वो दुपट्टों को अपने ऊपर रखकर शीशे में देखती कि कौन सा अच्छा है और कौन नहीं। रोनी शिखा को ढूंढते हुए वहीं पर पहुंच जाता है। रोनी जाकर शिखा के गले लग जाता है। शिखा के चौंक जाती है कि अचानक से उसे गले किसने लगा लिया। शिखा जब रोनी को देखती है तो खुश होते उसे अपनी बाहों में भर लेती है। उन दोनों को सभी लोग घूरने लगे थे, पर रोनी को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद रोनी दूर होता है। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? शिखा मुंह बिचकाते हुए ना में सिर हिला देती है। तो चलो अपनी शॉपिंग करते हैं। रोनी हाथ आगे बढ़ाता है तो शिखा तुरंत थाम लेती है। प्रिया भी अपने लिए कपड़े देख रही थी। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, ऊपर से उसके बजट से भी ज्यादा महंगे कपड़े थे।
दिया ने तो अपने लिए ढेर सारे कपड़े सिलेक्ट किया था जिन्हें वो लेने वाली थी। शशांक तो ठहरा, शशांक उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी ही दुनिया में मत रहने वाला लड़का बन गया था। दोपहर से शाम हो गई थी और उन सबकी शॉपिंग भी हो गई थी। दीवार्थ अपना कार्ड काउंटर पर देता है। जितनी भी शॉपिंग हुई थी उन सबके पैसे कट जाते हैं। उसके बाद सभी एक साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं पेट पूजा करने के लिए। दीवार्थ आर्या को थामकर आगे बढ़ रहा था। रोनी शिखा को अपनी बाहों में लिए हुए चल रहा था। दिया का हाथ शशांक ने पकड़ा हुआ था। प्रिया दिया के बगल में थी, मतलब शशांक और प्रिया के बीच में दिया थी। सभी एक खाली टेबल देखकर उस पर बैठ जाते हैं। वेटर आकर उनका ऑर्डर ले लेता है। अब सभी खाना आने का इंतजार कर रहे थे। दीवार का एक हाथ आर्या के पेट पर था, वो बस अपने बच्चों को महसूस कर रहा था। आधे घंटे बाद सबका ऑर्डर आ जाता है। सभी अपनी डिश लेकर ठूसने लगते हैं। उनसे कुछ दूरी पर ही दीपक और उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था। वो लोग अभी ही आकर उस टेबल पर बैठते हैं। दिया मजे से खाने में बिजी थी। दीपक चारों तरफ देख रहा था। उसका ऑर्डर आने में टाइम था तो वो बेचारा सबको खाते हुए देख रहा था। उसकी नजर जाकर दीवार्थ पर रुकती है। मिस्टर दीवार्थ शेखावत यहाँ क्या कर रहे हैं? दीपक ये कैसा सवाल कर रहा है? तो क्या तुझे दिख नहीं रहा कि वो खाना खा रहे हैं? दीपक खुद के सिर पर चपट मारते हुए कहता है। सभी लोग आए हैं तो इसका मतलब दिया भी आई होंगी, पर बैठी किस तरफ है दिख नहीं रही। दीपक उचक कर दिया को देखने की कोशिश करने लगता है। दीपक की हरकत देखकर मिस्टर दीवान तुरंत दीपक के कंधे पर हाथ रख देते हैं। क्या हुआ दीपक, कोई प्रॉब्लम हो रही है? दीपक तुरंत सही से बैठ जाता है। नहीं पापा, वो बस ऐसे ही कर रहा था। मिस्टर दीवान को दीपक को शक भरी नजरों से घूरने लगते हैं। पापा शक करना बंद करिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर दीवान तुरंत दीपक से अपनी नजरें हटा लेते हैं। उन चारों का ऑर्डर भी आ गया। दीवार्थ ने शेरा की तरफ कार्ड बढ़ा दिया बिल पे करने के लिए। दीवार्थ तुम चारों घर जाओ, मैं इन दोनों को घर छोड़कर आता हूं। ठीक है। रोनी, शिखा और प्रिया वहां से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। दीवार्थ भी आर्या को आराम से सहारा देकर रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है। दिया दीपक को नहीं देखती है। वो शशांक के साथ बाहर चली जाती है, पर दीपक दिया को देख लेता है। उसे शशांक से जलन भी होने लगी थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था दिया का शशांक के साथ हंसकर बातें करना। दीपक का पूरा मूड ऑफ हो गया। वो तुरंत उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। मिस्टर दीवान के साथ साथ मिसेस दीवान और दीपा भी हैरान हो जाते हैं। दीपक का ऐसे बिच खाने में उठकर जाना। दीपक अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। दीवार्थ भी तीनों को लेकर घर चला गया। 3 दिन बाद आज रोनी और शिखा की हल्दी की रस्म थी। सारे फंक्शन दीवार्थ ने होटल में रखा था, आर्या की वजह से। वो रोनी की हल्दी के साथ शिखा की हल्दी भी देखना चाहती थी, इसीलिए दीवार्थ ने हल्दी से लेकर शादी के सारे फंक्शन होटल में रखवा दिया। रोनी और शिखा दोनों साथ में बैठे हुए थे। रोनी ने येलो कुर्ते के साथ व्हाइट कलर का पैजामा पहन रखा था, तो वहीं शिखा ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। सभी के ड्रेस कोड सेम ही थी। आज सभी ने येलो के साथ कोई भी कलर के कपड़े पहने हुए थे। आर्या ने येलो साड़ी पहनी हुई थी, तो दीवार्थ ने येलो शर्ट के साथ व्हाइट पैंट पहन रखा था। दीवार्थ आर्या को लाकर सभी के साथ बिठाकर खुद जाकर सारी तैयारी देखने लगता है। आधे मेहमान आज ही आ गए थे और आधे मेहमान शादी वाले दिन आने वाले थे। कुछ ही देर में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। सभी बारी बारी से आकर उन दोनों को हल्दी लगाने लगे। शशांक अपने दोस्तों को लेकर आ गया। वो सभी को लेकर वहीं जाता है जहां हल्दी की रस्में की जा रही थी। शशांक की बाह एक लड़की ने पकड़ रखी थी। वो लड़की बहुत खुश नजर आ रही थी। शशांक बस हल्का सा मुस्कुरा रहा था। सभी हॉल में आ जाते हैं। सभी की नजर उन्हीं सब पर जाती है। प्रिया की नजर शशांक पर पड़ती है, जो उस लड़की से हंसते हुए बात कर रहा था। उस लड़की को देखकर प्रिया की मुट्ठी भींच जाती है। आखिर उसे गुस्सा आए क्यों ना, उसकी वजह से ही तो प्रिया शशांक को छोड़ दिया था। दीवार्थ की शशांक और उस लड़की को देखता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था उस लड़की का शशांक का हाथ पकड़कर हंसते हुए बातें करना। मानसी, हाथ छोड़ो मेरा भाई, हमें ही गुस्से से घूर रहे हैं। शशांक अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है। मानसी उसका हाथ छोड़ने के बजाय और कसके पकड़ लेती है। शशांक फिर भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मानसी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। आपके माँ बाप ने आपको यही तहजीब सिखाई है कि सबके सामने किसी लड़के हाथ पकड़कर खड़े रहना, वो भी जब वो लड़का अपना हाथ आपकी पकड़ से छुड़ा रहा हो। दीवार्थ की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ती है। ओ हेलो मिस्टर, तुम्हें उससे क्या, मैं अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ूं या ना पकड़ूं? मानसी एटीट्यूड से बोलती है। शशांक की सांसें उसके गले में ही अटक गए मानसी की बातें सुनकर। वो तो तुम्हें शशांक ही बताएगा कि मुझे इन सबसे क्या मतलब है। दीवार्थ अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है। तुम इस बदतमीज लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है। शशांक के पापा गुस्से में बोलते हैं। शशांक तुरंत अपना हाथ मानसी के हाथ से छुड़ा लेता है।
पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। शशांक तुरंत अपने पापा के पास जाता है। मानसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इन सब से। अपने सभी दोस्तों को उनका कमरा दिखा दो। शशांक के पापा गुस्से में बोलकर वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं। प्रिया का तो वैसे ही मूड खराब हो गया था मानसी को देखकर। मानसी प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान प्रिया को चिढ़ाने के लिए थी। आओ तुम सबको रूम दिखा देता हूं। शशांक अपने सारे दोस्तों को अपने साथ ले जाता है। वो प्रिया की तरफ नजर उठाकर देखता तक नहीं है। प्रिया उसे ही देख रही थी जो खुश नजर आ रहा था। मानसी ये क्या तरीका था भाई से बात करने का। शशांक मानसी से नाराज हो जाता है। ओ बेबी प्लीज नाराज मत हो, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी तुम्हारा भाई है। मानसी तुम्हें पता भी है उनका नाम क्या है। शशांक मानसी को घूरते हुए कहता है। कुछ भी हो मुझे उससे क्या, अगर दीवार भाई ने तुम्हें यहां से उठाकर बाहर फेंका तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। शशांक तुरंत वहां से चला जाता है। शशांक हॉल में आ जाता है। वो जाकर रोनी और शिखा को हल्दी लगाता है। छोटे अपनी गर्लफ्रेंड को समझा दे कि अच्छे से पेश आए वरना दीवार्थ के मूड का कोई भरोसा नहीं है। अगर उसका मूड खराब हुआ ना तो उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चलेगा कि गई कहाँ। रोनी हंसते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर शिखा भी हंसने लगती है। भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस एक दोस्त है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। शशांक धीरे से बोलकर साइड हट जाता है। उसके बाद शशांक के सारे दोस्त बारी बारी आकर उन दोनों को हल्दी लगाते हैं। उन दोनों को हल्दी लगने के बाद सभी लोग हल्दी की होली खेलने लगते हैं। मानसी अपने हाथ की हल्दी शशांक के गालों पर बड़े प्यार से लगाती है। प्रिया उन्हीं दोनों को घूर रही थी। शशांक मानसी का हाथ झटकने वाला था कि उसकी नजर प्रिया पर पड़ती है। शशांक मानसी का झटकने के बजाय प्यार से पकड़ लेता है। मानसी तुमने तो हल्दी लगाई ही नहीं है। शशांक तुरंत अपने गालों पर लगी हल्दी मानसी के गालों पर लगा देता है। ये सब देखकर प्रिया का दिल टूट जाता है। मानसी खुश होते हुए शशांक को गले लगा लेती है। प्रिया से ये सब देखना अब सहन नहीं हो रहा था। वो तुरंत वहां से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। उसे जाते ही शशांक मानसी को खुद से दूर कर देता है। क्या हुआ बेबी, मेरा नाम शशांक है तो उसी नाम से बुलाओ, मैं तुम्हारा कोई बेबी बाबा नहीं हूं समझी। शशांक तुरंत वहां से चला जाता है। प्रिया अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की शशांक के करीब जाए। प्रिया के आंखों से आंसू बहने लगे थे। सभी हॉल में होली खेलने में बिजी थे। आर्या भी बैठे हुए सबको हल्दी लगा रही थी। दीवार्थ इन सब चीजों से दूर रहता है। किसी की हिम्मत भी नहीं होती है उसके पास जाने की। आर्या का बहुत मन कर रहा था कि वो दीवार्थ को हल्दी लगाए पर उसे ये सब पसंद ही नहीं था। दीवार्थ दूर खड़ा होकर आर्या को ही देख रहा था। उसे अच्छे से पता था कि आर्या क्या चाहती है। दीवार्थ मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है। आर्या हाँ क्या हुआ, मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? आप तो दूर खड़े हैं तो कैसे लगाओ हल्दी आपको? दीवार्थ जाकर उसके घुटनों के पास बैठ जाता है। आर्या अपने दोनों हाथ की हल्दी दीवार्थ के पूरे चेहरे भर लगा देती है। अब मेरी बारी है। दीवार्थ अपने गालों पर लगी हल्दी हाथ में लेकर उसके पूरे गर्दन पर लगा देता है। आर्या का पूरा चेहरा हल्दी से भरा हुआ था। आर्या के लब खिल उठते हैं। दीवार्थ तुरंत वहां से हट जाता है क्योंकि सभी हल्दी छोड़कर उन्हीं दोनों को देखने लगे थे। आज का पूरा दिन हंसी खुशी से गुजर जाता है। सभी रात को डिनर करके सोने चले जाते हैं। कल सुबह मेहंदी की रस्म जो होने वाली थी। प्रिया बिस्तर पर करवटें बदल रही थी पर बेचारी को नींद आ ही नहीं रही थी। जब जब आंखें बंद करती तो दोपहर का मंजर उसके आंखों के सामने घूमने लगता। प्रिया परेशान हो जाती है। शशांक तुम उसे कैसे अपने करीब आने दे सकते हो? उसी की वजह से तो हम दोनों अलग हुए थे। क्या तुम वो सब भूल गए जो उसने किया था? प्रिया खुद से ही सवाल जवाब करते हुए सो गई। शशांक अपने कमरे में बिस्तर पर लेता हुआ एकटक छत को घूर रहा था। मानसी को अपने करीब सोचकर ही उसके तन बदन में आग सी लग रही थी। वो कभी नहीं भूल सकता कि उसी की वजह से आज प्रिया उसके साथ नहीं है। शशांक भी इन्हीं ख्यालों में खोए हुए सो जाता है। अगली सुबह आज दोनों की हल्दी थी तो सुबह से उसकी तैयारी चल रही थी। दीवार्थ और प्रिया के पापा दोनों मिलकर सारी तैयारी देख रहे थे। रोनी के कमरे में उसके सारे दोस्त मिलकर उसको तैयार करने में लगे हुए थे। शिखा को प्रिया और दिया मिलकर तैयार कर रही थी। आर्या अपना पेट पकड़े चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ देर बाद दोनों को लाकर गार्डन में बिठा दिया जाता है। मेहंदी लगाने वाली लड़कियां रोनी और शिखा को मेहंदी लगाना शुरू करती है। वहां पर जितनी भी औरतें और लड़कियां थी सभी मेहंदी लगवा रही थी, सिर्फ प्रिया को छोड़कर। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो मेहंदी लगवाए। प्रिया हाँ दिदू। प्रिया आर्या की तरफ देखने लगती है। तुम क्यों मेहंदी नहीं लगवा रही हो? दिदू मेरा मन नहीं कर रहा है मेहंदी लगवाने। क्यों बस ऐसे ही? प्रिया क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कल से तुम्हें देख रही हूं। दिदू आप बेवजह ही परेशान हो रही है, बस मेरा मन नहीं कर रहा है मेहंदी लगवाने का। सच्ची में कोई बात नहीं है ना? हाँ आर्या उसके बाद प्रिया को फोर्स भी नहीं करती है। मानसी मेहंदी लगवाने के बाद उस पर शशांक का नाम लिखवाती है। प्रिया उसके बगल में ही बैठी हुई थी जिस वजह से वो मानसी की मेहंदी देख लेती है।
प्रिया गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसका मन कर रहा थी वो अभी इसी वक्त मानसी का मुंह तोड़कर उसे ले जाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दे। मानसी तुरंत उठकर शशांक के पास जाती है। बेबी, मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है, इस पर मैंने तुम्हारा नाम भी लिखवाया है। मानसी शशांक के आगे हाथ दिखाते हुए खुशी से चहक रही थी। उसके बगल में ही दीवार्थ बैठा था जो अब मानसी को घूरने लगा। शशांक उसके हाथ की तरफ देखता तक नहीं है। मानसी, ये क्या तरीका है बात करने का? क्या हुआ बेबी, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मानसी, मैं कितनी बार कहूं तुमसे कि मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूं जो तुम मुझे इस नाम से बुला रही हो। हम बस एक कॉमन फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। शशांक तुरंत अपना नाम मिटा देता है जो मानसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मानसी को इस वक्त शशांक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में शशांक को घूर के रह जाती है। सभी को मेहंदी लग चुकी थी और सभी उसे सुखाने में लगे हुए थे। आर्या को भूख लगी थी। प्रिया भी नहीं थी उसके पास। आर्या किसी को आवाज देकर बुलाती, उससे पहले ही दीवार्थ उसे आता दिखा जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। आर्या मुस्कुरा उठती है। दीवार्थ जाकर आर्या के बगल में बैठ जाता है। आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी। हाथों में मेहंदी लगाई है तो सीधी सी बात है, कुछ खाया भी नहीं होगा तुमने। इतना प्यार करते हैं मुझसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करता हूं। दीवार्थ आर्या के माथे को चूमते हुए कहता है। आर्या के लब मुस्कुरा उठते हैं। दीवार्थ धीरे धीरे करके आर्या को खाना खिलाता है। प्रिया रोनी और शिखा को खाना खिलाती है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर को खाना खिलाते हैं। जिनके नहीं थे उनको कोई भी खिला देता है। शाम को संगीत का फंक्शन शुरू होता है। पहले दूल्हा दुल्हन अपना डांस परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद बारी बारी से अपना सभी लोग स्टेज पर जलवा दिखाते हैं। संगीत का फंक्शन देर रात तक चलता है। सभी मस्ती मजाक कर रहे थे। आर्या दीवार्थ के कंधे पर सिर रखे हुए ही सो गई थी। दीवार्थ जब आर्या को देखता है जो सुकून से उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी, उसे देखकर दीवार्थ के लब मुस्कुरा उठते हैं। दीवार्थ आराम से आर्या को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। उसके जाने के बाद सभी धीरे धीरे करके वहां से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा गार्डन खाली हो जाता है। सभी अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। दिन भर की थकान की वजह से बिस्तर पर गिरते ही सभी गहरी नींद में चले जाते हैं। सुबह ही शेखावत मेंशन से बारात निकली थी जिस वजह से सारे बाराती वहां पर चले जाते हैं। आर्या शिखा के पास ही रुकती है। शाम को सारी तैयारी हो चुकी थी। पूरा होटल बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। हॉल के बीच में ही मंडप था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। रोनी के कमरे में शशांक, दीवार्थ और बाकी के दोस्त थे जो उसको तैयार कर रहे थे। दीवार्थ बिस्तर पर एक तरफ बैठा हुआ उन सबको देख रहा था। भाई, आप तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, कहीं भाभी आपको देखते ही बेहोश न हो जाए। पंकज रोनी को चिढ़ाते हुए कहता है। क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब स्मार्ट हूं तो स्मार्ट ही दिखूंगा ना, तेरी तरह बंदर थोड़ी न हूं। रोनी भी चिढ़ते हुए बोलता है। आज के दिन इस गधे को कोई परेशान मत करो, वैसे भी आज के बाद इसकी जिंदगी से सुकून जो छीनने वाला है। दीवार्थ अपना फोन चलाते हुए कहता है। तेरी जिंदगी में बड़ा सुकून है जो तू बहुत मेरा मजाक उठा रहा है। रोनी जाकर दीवार्थ के सामने खड़ा हो जाता है। मेरी जिंदगी पहले सुकून नहीं था पर आर्या के आने के बाद से है। दीवार्थ नजरें उठाकर रोनी को देखता है जो मुंह बनाए हुए खड़ा था। रोनी तैयार हो गया है तो सभी इसे लेकर बाहर आओ, लेट हो रहा है। दीवार्थ तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में बारात होटल जाने के लिए निकल जाती है। सभी नाचते हुए जा रहे थे। रोनी आज घोड़ी पर सवार होकर सबको देख रहा था। वो भी अपने दोस्तों की शादी में ऐसे ही नाचते हुए जाता था। शिखा भी तैयार होकर रोनी की राह देख रही थी। प्रिया एक तरफ बैठी हुई थी। कुछ ही देर में बारात होटल पहुंच जाती है। दीवार्थ तुरंत अंदर चला जाता है। उसे कोई रोकता भी नहीं है। आर्या को दीवार्थ यहां अकेला छोड़कर गया था पर नजर उस पर बराबर थी उसकी। शिखा के मम्मी पापा दोनों लोग मिलकर अपने दामाद का स्वागत करते हैं। बारातियों का स्वागत उनके रिश्तेदार करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। दीवार्थ अंदर आर्या को ही खोज रहा था। उसकी तलाश खत्म हो जाती है जब आर्या उसे अपनी तरफ आती हुई दिखती है। दीवार्थ तुरंत आर्या की तरफ बढ़ जाता है। कहाँ रह गए थे आप? मैं तो कब का आया हुआ हूं, तुम्हारा ही कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दीवार्थ आर्या को एक तरफ बिठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। सामने मंडप में रोनी को बिठा दिया जाता है। कुछ ही मिनट में शिखा को लाया जाता है। पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते हैं। 1 घंटे में दोनों की शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है। शिखा अब रोनी की हो चुकी थी। दोनों मिलकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ ही देर में सभी की पलकें गीली हो जाती है। शिखा अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। सभी लोग उसको समझाकर गाड़ी में बिठा देते हैं। रोनी भी आकर उसके बगल में बैठ जाता है। सभी लोग होटल से रवाना हो जाते हैं। मेंशन पहुंचकर आर्या मैरी के साथ मिलकर शिखा की गृह प्रवेश के सारा इंतजाम करती है। आर्या खुद शिखा का स्वागत करती है।
सारी रस्मों को करने के बाद शिखा को रोनी के कमरे में ले जाया जाता है। शिखा बिस्तर के बीच में घूंघट लिए हुए बैठी थी। वो अंदर से घबराई हुई भी थी। आज रात की बात सोचकर ही शिखा के दोनों गाल लाल हो गए थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने के साथ बंद होने की आवाज आती है। रोनी पटलकर शिखा की तरफ देखता है। उसे देखकर रोनी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रोनी धीरे धीरे शिखा के पास जाता है। रोनी जाकर शिखा के पास बैठ जाता है। वो आराम से घूंघट हटाकर शिखा का चेहरा देखता है जो शर्म से लाल हुआ पड़ा था, जिसे देखकर रोनी को उस पर बहुत प्यार आता है। रोनी धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ता है। शिखा की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोनी के होंठ जाकर शिखा के होठों से मिल जाते हैं। दोनों ही अपनी दुनिया गुम जाते हैं। कुछ देर बाद शिखा की सिसकियां सुनाई देने लगती है। आज दोनों पूरी तरह से एक हो गए। आज दोनों का मिलन हो गया। कुछ देर बाद दोनों ही थककर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दीवार्थ की आर्या को थपकी देकर सुलाते हुए खुद भी सो गया। इतने दिन की भागदौड़ के बाद आज दोनों चैन से सो रहे थे। 3 महीने बाद जीजू आराम से बैठ जाइए, क्यों परेड कर रहे हैं आप, शिखा दीवार्थ को देखते हुए कहती है, जो एक प्राइवेट वार्ड के बाहर चक्कर काट रहा था। पता नहीं मेरी आर्या क्या हाल होगा, अंदर कितना चीख रही है वो, दीवार्थ बार बार दरवाजे की तरफ देखकर कहता है। यार तो यहाँ बैठ जा, सब अच्छा ही होगा। भाभी जी भी ठीक होंगी और बच्चे भी। रोनी दीवार्थ को ब्रेंच पर जबरदस्ती बिठा देता है। हॉस्पिटल में इस वक्त सभी लोग मौजूद थे। अंदर आर्या के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसकी चीखें सुनकर दीवार्थ की सूरत रोने जैसी हो गई थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं तो दीवार्थ तुरंत उनके पास जाता है। बधाई हो मिस्टर शेखावत, आप 2 बच्चों के पिता बन गए। आपकी वाइफ और बच्चे तीनों ठीक है, आप जाकर मिल लीजिए। डॉक्टर इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। दीवार्थ तुरंत अंदर जाता है। 2 नर्स गोद में बच्चों को लिए हुए थी। आर्या अभी भी थोड़ी बेहोशी में थी। दीवार्थ के पीछे ही सभी लोग अंदर जाते हैं। दीवार्थ अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में ले लेता है। अपने दोनों बच्चों को देखकर दीवार्थ की आंखें भर आई थी। दया जाकर तुरंत दीवार्थ के सामने खड़ी हो जाती है। भाई, पहला हक बुआ का होता है तो आप पहले मुझे दीजिए बच्चों को। नहीं, पहला हक चाचा चाची का होता है तो पहले हम दोनों मियाँ बीवी लेंगे बच्चों को, रोनी और शिखा बीच में आते हुए कहते हैं। सभी आपस में बच्चों के लिए झगड़ने लगते हैं। दीवार्थ उन सबको छोड़कर आर्या के पास जाता है। जोर शोर सुनकर होश में आ जाती है। दीवार्थ दोनों बच्चों को आर्या की गोद में लिटा देता है। आर्या की गोद में जाते ही दोनों अपनी आंखें खोल देते हैं। उन दोनों की आंखें बिल्कुल दीवार्थ की तरह नीली नीली थी। सभी झगड़ना बंद करके आर्या को घेर लेते हैं। आर्या की गोद से बच्चों को लेकर सभी दुलारते हैं। दीवार्थ आर्या को अपनी बाहों में भरे हुए सभी को देख रहा था। आर्या, मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगा। ये पहली और आखिरी बार है जब ये लोग मेरी बेटी को खिला रहे हैं। आज के बाद मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी 24 घंटे। अच्छा, और मेरे बेटे को नहीं खिलाएंगे तुम अपने बेटे को दुलारना, पर मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगा। मेरी फूल जैसी बच्ची है, किसी की नजर लग जाएगी। मेरे बेटे में कांटे लगे हुए हैं जो आप उसे नहीं प्यार देंगे। आर्या चेहरा फेर लेती है। तुम तो नाराज हो गई, मैं बस मजाक कर रहा था। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है, दोनों को ही अपनी पलकों को बिठा के रखूंगा। दीवार्थ आर्या के माथे को चूम लेता है। आर्या तुरंत दीवार्थ के गले लग जाती है। एक दिन बाद आर्या को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दीवार्थ अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए था। सभी आर्या का घर पर ख्याल रखते हैं। 1 हफ्ते बाद बच्चों का नामकरण किया जाता है। पूजा में आर्या और दीवार्थ साथ में बैठे हुए थे। दीवार्थ की गोद में ही दोनों बच्चे थे। अपने पापा की गोद में दोनों खुशी से खेल रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद दोनों का नाम रखा जाता है। दीवार्थ अपने बेटे का नाम दीक्षांत दीवार्थ शेखावत रखता है। अपना नाम सुनकर दीक्षांत हंसने लगता है। अब बारी थी उसकी बेटी की, आरोही दीवार्थ शेखावत। आर्या अपनी बेटी का नाम रखती है। दीक्षांत और आरोही दोनों अपना नाम सुनकर हंसने लगते हैं। शायद उन दोनों को भी समझ में आया होगा कुछ। सभी एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। बच्चे अपनी चाची और बुआ की गोद में खेल रहे थे।